ठीक है। आप भी चेयर को इसके पीछे आ जाओ ताकि हम आपके आमने सामने हो जाए, आप लोग इधर कॉर्नर पे आ जाओ ताकि वो जब बात हो तो आप लोग भी नजर आ रहे हो और मैं भी नजर आ रहा हूँ। तारीख होगी स्टार्ट। In the name of Allah, the most merciful, the most beneficent. I welcome you all in third batch of Inspector Inland Revenue Preparation. I am Zahir Sunduraya. As you know, my academic qualification is member of Institute of Cost and Management Accountants of Pakistan, Pakistan Institute of Public Finance Accountants, LLB, ex-inspector, FBR, currently teaching at Government College University, Lahore and ICMA पाकिस्तान। दो बैचेस अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ऑलरेडी इन प्रोग्रेस हैं और अल्लाह के फजल से आज हम तीसरा बैच जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। आई एम ग्रेटफुल टू यू पीपल बिकॉज यू रीपोज्ड कॉन्फिडेंस इन अस, इन मी, कि आप लोगों का इतना अच्छा रिस्पांस कि आप लोग आए। तो जो एक्सपेक्टेशंस आप लेके आ रहे हैं अल्लाह ताला मुझे उस पर पूरा उतरने की तौफीक अता फरमाए। टाइम इज़ वेरी शॉर्ट और इस टाइम के अंदर हम जो भी कोर्स है उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे। रिस्पॉन्स ले लें पार्टिसिपेंट से कि एम आई ऑडिबल टू देम एंड बोर्ड इज आल्सो विजिबल टू दीज पीपल। जी dear participants on Zoom application, please let us know. Am I audible to you people? Is board is visible? जी, your yes or no is required. जी, आप लोग कमेंट करेंगे, चैट करेंगे, हमें बताएंगे तो हम आगे चल पाएंगे कि हाँ हम जा रहे हैं ऑनलाइन। So thumb is up. Let's start. अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर तो किसी ने पहले थोड़ी सी प्रिपरेशन की है देन दैट इज़ वेरी गुड, लेकिन अगर नहीं भी की ना और आज के दिन से वो अपने आप के साथ कमिटमेंट कर लेता है कि यस आई विल डू दिस, सो बिलीव इन मी, अल्लाह के फजल से इरादा अगर कर ले वो तो वो इरादे वाला बंदा कामयाब हो जाएगा। इरादा वही करेगा जो कि मेहनत करने का सोच चुका है। अगर आपने इरादा कर लिया, चाहे टाइम गुजर गया, अभी से स्टार्ट कर लेते हो तो कोई चीज़ आपके रास्ते में नहीं आएगी। आज डिसाइड कर लें कि आई हैव टू गिव 12 आवर्स इन अ डे, in 24 hours I have to give 12 hours to my study, and study is Inspector Inland Revenue Preparation. तो लिटरली स्पीकिंग कि आपके रास्ते में कोई चीज़ नहीं आएगी। अल्लाह से दुआ करें, नमाज पढ़ें और साथ में मेहनत शुरू कर दें। मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूँ कि जिन्होंने स्क्रैच, मीन स्क्रैच होता है ना, जीरो, जो जीरो से स्टार्ट करना चाह रहे हैं, मेरी रिक्वेस्ट ये उन लोगों के लिए है। और जो ऑलरेडी एक डिस्टेंस जो है वो हाफ कवर कर चुका है तो उसको भी चाहिए कि और अपनी जो है वो हौसले को बढ़ाए, हिम्मत को बढ़ाए और स्टेप्स को बड़ा करे। स्टेप क्या होते हैं? जब एक क्रॉस कंट्रीज की बात कर लेते, क्रॉस कंट्री का पता है आप लोगों को जी, कि जो कि लंबी रेस लगाते हैं, लंबी रेस लगाते हैं तो वो शुरू में तेज नहीं दौड़ते, वो हल्के हल्के कदम रखते हैं, स्टेप लेते हैं। तो स्टेप अगर दरमियान में है तो स्टेप को बड़ा कर ले। अगर पहले if we were studying for 6 hours, so now there is need to augment that hour to bring that to 10 hours. ये मैं कह रहा हूँ कि ये देने हैं हमने, जो जो जीरो पे है उसने देना ही देना ये टाइम, ठीक है जी। और ये टाइम देंगे तो हम compete कर पाएंगे 1,25,000 एप्लीकेंट के साथ, और ये कोई बड़ी बात नहीं, आप कर जाएंगे। और इंशाल्लाह हम शुरू ही इस वजह से कर रहे हैं, आप लोग आए ही इस वजह से कि आपने करना है, तो करना आप लोगों ने है। असिस्ट मैं करूँगा, सपोर्ट मैं करूँगा, मैं आपको असिस्टेंट के तौर पे काम करूँगा कि आपको जहाँ पे हेल्प की ज़रूरत होगी, जहाँ पे गाइडेंस की ज़रूरत होगी, मैं आपको करूँगा, वहाँ पे गाइड करूँगा। करना क्या है, हर बंदे को सिलेबस का क्लियर है, कोई ऐसा जिसको सिलेबस का क्लियर ना हो। नहीं क्लियर सिलेबस का क्या है, ठीक है,
हम जो एक दो स्टूडेंट्स हैं जिनको सिलेबस का नहीं क्लियर, उनके लिए सिलेबस को बता देते हैं कि सिलेबस क्या है। दो चीज़ें सबसे इम्पोर्टेंट है प्रोफेशनल के लिहाज से जो हम करने जा रहे हैं, कि हमने प्रोफेशनल को कवर करने के लिए आपको रिक्वेस्ट की है कि आप हमारे पास आएँ, तो आपकी मेहरबानी आप हमारे पास आ गए। हमने प्रोफेशनल की इंशाल्लाह आपको करवाएंगे। प्रोफेशनल में जो दो इक्वली इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, नंबर वन इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001, ये, और दूसरा सेल्स टैक्स एक्ट 1990। नंबर टू, I believe I also appeared in the exam in batch 2018. My experience says कि उसको कमोबेश कि ये 50 जो है ना मार्क्स वो लेगा इन दोनों में से। इसमें 27 हो जाते हैं, इसमें 23 हो जाते हैं, या इसमें 27 हो जाते हैं, इसमें 23 हो जाते हैं, तो हो सकता है, लेकिन इतने उसको जो है ना इन दोनों के अंदर से लेने चाहिए। 20 वो कहाँ से ले जाएगा, मस्ट इंग्लिश ले जाएगा, पीछे रह गए 30, ठीक है, तो 30 वो बाकी सारी चीज़ें जो है, बाकी सारों में क्या है, फेडरल एक्साइज एक्ट 2005, देन फंक्शंस ऑफ फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। इसके लिए वी हैव टू स्टडी व्हाट, वी हैव टू स्टडी द फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एक्ट 2007, एफबीआर एक्ट 2007। देन फिर हमने क्या करना है, इसके अलावा हमने तैयार करना है फिस्कल पॉलिसी, ऑफ पाकिस्तान। नवाज और कुछ है, यही कुछ है, रिफॉर्म्स, हाँ टैक्स रिफॉर्म्स। हाँ, वो रिफॉर्म्स जो हैं उसको हम सेपरेटली लिख लेते हैं कि टैक्स रिफॉर्म्स इन पाकिस्तान। सो ये सारा बाकी जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक, मे बी आई गेस ये 30, 50 और 20 इंग्लिश का, तो वी हैव टू बी वेरी फोकस्ड विद दिस। देन ये और ये 30 भी नहीं लेगा, इसको कम कर देगा, इसको बढ़ा जाएगा। ये 30 भी नहीं लेगा, इसको कम कर देगा, और इसको क्या कर देगा, ऊपर कर देगा, लेकिन इससे कम नहीं आएगा 50 से। तो आप लोगों ने भी मेहनत तो करनी है, इनके ऊपर पूरी जान मारनी है, इनके ऊपर भी मारनी है, लेकिन अब टाइम उस हिसाब से हमें लगाना है कि जितना टाइम है 50 के हिसाब से इसको टाइम दें, और 30 के हिसाब से इसको टाइम दें, और इंग्लिश को आपने खुद फोकस करना है कि उसके बगैर भी गुजारा नहीं है। अच्छा, अब इसको बात वन बाय वन देख लेते हैं, इसमें क्या करना है, 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 और यहाँ पे क्या करना है। ये है, हमने क्या करना है, हमने चैप्टर कौन सा करना है जी, नवाज साहब पहला चैप्टर 3, और इसके पार्ट्स कितने हैं, पार्ट्स हैं 10, और इनकम टैक्स, और इसके अलावा हमने चैप्टर कौन सा करना है, चैप्टर 10, और उसका पार्ट कौन सा करना है, पार्ट 4। ये सिर्फ हम क्विकली बता रहे हैं कि ये हमने इनमें से गो थ्रू होना है आने वाले दिनों में। तो पार्ट 4 ये सेक्शन 137 से लेकर 146 तक हमने करना है, कलेक्शन एंड रिकवरी ऑफ टैक्स, कलेक्शन एंड रिकवरी ऑफ,
ये स्टूडेंट्स हमने ये करना है। यहाँ पे 10 पार्ट्स हैं जिसमें इनकम भी आ जाएगी, आगे पूरे के पूरे 5 हेड्स ऑफ इनकम जो हैं वो भी आ जाएंगे। 5 हेड्स तो सबको पता है कि हेड कौन कौन सा है। जो हेड है मेन इनकम के, कि बंदा किस किस तरह से कमाई कर सकता है, किस तरह कर सकता है। बंदा किसी के पास नौकरी कर सकता है, नौकरी से क्या मिलेगा, तनख्वाह मिलेगी, तो उसको एक कह देते हैं हेड है। एक हेड है सैलरी हेड। फिर बंदा क्या कर सकता है, अगर बंदे के पास नौकरी करके पैसे इकट्ठे हो गए हैं तो वो कोई प्रॉपर्टी खरीद सकता है, घर खरीद सकता है, दुकान खरीद सकता है, दुकान को किराए पे चढ़ा सकता है। तो अगर किराए से जो कमाई आएगी उसे क्या कहा जाएगा, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। तो दूसरा हेड वो हो जाएगा इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। ये हमने पढ़ना है। अच्छा, कुछ लोग नौकरी नहीं करते, वो कारोबार करते हैं जिसको हम बिजनेस कहते हैं। तो बिजनेस से जो कमाई करेंगे उसे क्या कहा जाएगा, बिजनेस इनकम या इनकम फ्रॉम बिजनेस। बिजनेस इनकम या इनकम फ्रॉम बिजनेस। फिर ये होता है कि कुछ लोग बहुत ज़्यादा बिजनेस से पैसा कमा लेते हैं, तो बहुत ज़्यादा घर खरीद लेते हैं या प्लाट खरीद लेते हैं। जब वो खरीदते हैं तो जब खरीदते हैं तो वो कास्ट ऑफ परचेज होती है, कुछ अर्सा रखने के बाद उनको मुनाफा मिलता है तो उसे बेच देते हैं। जब थोड़ी कीमत का लिया और ज़्यादा कीमत का बेच दिया तो जो मुनाफा हुआ उसे कैपिटल गेन कहा जाएगा। तो वो भी एक हेड ऑफ इनकम है, कैपिटल गेन। ठीक है। अच्छा, तो ये तो 4 गिने चुने हेड हैं। ये तो हमें समझ आ गई कि ये 4 तरह की कमाई हो सकती है। उसने कहा कि अगर इसके अलावा किसी तरह की भी कमाई होगी ना, मैं उसे कह दूंगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। तो 5 हेड हो गए, 5 हेड से ज्यादा हेड नहीं हो सकते। वजह क्या है, ये 4 तो हमें पता है कि आइडेंटिफाई होंगे, और बाकी जो आइडेंटिफाई नहीं होगा वो ऑटोमेटिकली कहा जाएगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। तो ये 5 तरह के हेड ऑफ इनकम हो गए। अदर सोर्सेस, अभी इनको आप लोगों ने याद करना है कि सेट। ठीक है, आपको इस तरह याद होना चाहिए कि ये अभी 5 हेड हो गए, इसके अलावा और कोई हेड नहीं है। तो पूछना है क्वेश्चन में कि किस में जाके हेड्स ऑफ इनकम को डिस्कस किया गया है, किस सेक्शन में नवाज किया गया है। हेड्स ऑफ इनकम किस सेक्शन में आ जाते हैं। हाँ, ये कौन बता रहे हैं, आप बता रहे हो, आप पहले भी कहीं तो लाई है आपने। आपकी पढ़ी हुई क्लास। अच्छा, वेरी गुड। तो ये याद रखना, वो पूछेगा पेपर में कि हेड्स ऑफ इनकम को सेक्शन कौन सा डील करता है। तो आपने फौरन क्या देना है, सेक्शन 11। ये नहीं विजिबल नहीं होगा, बोर्ड जो वहां पे देख रहे हैं ये वाला विजिबल होगा। तो सेक्शन कौन सा डील कर रहे हैं, 11। अच्छा, यही हेड्स ऑफ इनकम है। आपको पूछेगा सैलरी को कौन सा सेक्शन डील करता है, आप कहोगे 12 सेक्शन। ठीक है, 12 से लेकर 14 तक जो डिस्कशन होती है वो सैलरी के बारे में होती है। ठीक है, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी को सेक्शन कौन से डील करते हैं, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी को 15 से लेकर 17 तक, तो चाहे वो मिट हो गया लेकिन 15 से लेकर 17 तक वो चलते हैं। फिर इनकम फ्रॉम बिजनेस से काम कहाँ शुरू होता है, 18 से लेकर 36 तक। 18 ज़रबे 2, 18 से स्टार्ट हुआ, मल्टीप्लाई बाय 2, 36 तक कौन सी किसके बारे में है, किस हेड के बारे में बात होगी, इनकम फ्रॉम बिजनेस। अब इसके आगे 37 और 38 वो 2 सेक्शन जो है वो कैपिटल गेन को डील कर जाएंगे, 37 और 38, और बाकी 2 सेक्शन है वो रह जाएंगे, वो डील कर देंगे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो 39 और 40। तो बात यहाँ तक ये बनी कि हेड्स ऑफ इनकम के लिए सेक्शन जो स्टार्ट होगा वो स्टार्ट हो जाएगा 12 से, और 40 तक पांचों के पांचों हेड्स ऑफ इनकम जो है वो कवर हो जाएंगे। तो आप लोगों ने क्या करना है, अब बारी आ गई आप लोगों की, ये तो मैंने बताया आपको। अब आप लोगों ने करना है कि आज आज ही जाके आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने अगर तो इरादा है तो मैंने आपके ग्रुप में शेयर की हैं 2 किताबें। आप लोगों भी उस ग्रुप का हिस्सा नहीं बने, मैं बना देता हूँ। आप भी लैदा लो, आप भी अपनी लैदा लो। ठीक है, 1400 रुपए की किताब आएगी।
उसमें सारे का सारा इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस, सेल टैक्स एक्ट, FBR, ठीक है, वो सारा FE, फेडरल एक्साइज एक्ट, ये सारे उसके अंदर है। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग किताब दे दें। क्या करें? किताब दे दें। और किताब लेके मैं इसको ऐसे कर, सेक्शन, जितने भी सेक्शंस हैं, सेक्शंस के टाइटल लिखे हुए हैं कि फलां सेक्शन किसको डील करता है, फलां सेक्शन किसको डील करता है, फलां सेक्शन, अपना रटा लगाना शुरू कर दें। सेक्शन के टाइटल्स को क्या करें? रटा लगाना शुरू करें। फिर आपने क्या करना है कि जो पहले 4 पेजेस है ना, जिनके ऊपर सेक्शन है, इनकी आपने करवानी है फोटोकॉपी। क्या करवानी है? मेरी एक ये रिक्वेस्ट है, ये याद रख लें कि जब तक आप पेपर देने नहीं जाते, वो फोटोकॉपी आपकी जेब में होनी चाहिए। अगर तो आप चाहते हैं कि मैं इंस्पेक्टर इनलैंड रेवेन्यू की पोस्ट को अचीव कर लूँ, तो आपको एक तो किताब लेनी पड़ेगी, ठीक है, और दूसरा जो टाइटल्स है, सेल टैक्स एक्ट और इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस, इन दोनों के, इसके 4 पेजेस हो जाएंगे जब आप कॉपी करवाओगे। 1 2 3 4, तो 2 बेसिकली 2 आपको फ्रंट और बैक करवाओगे, आपने अपनी जेब में डाल देना, ठीक है, और जेब में डाल के आपने इसको अपनी जेब में उस वक्त तक रखना है कि जब आप एग्जामिनेशन सेंटर के अंदर दाखिल नहीं होते, वहाँ बाहर फेंक देने हैं, कहीं रख देने हैं, मोटरसाइकिल के अंदर शापर लेके जाओगे वहाँ पे रख देने हैं आप। ये मेरी एडवाइस है, बीइंग अ टीचर, बीइंग एन एक्स इंस्पेक्टर ऑफ FBR एंड और टैक्स कंसल्टेंट, और मेरा जो एक्सपीरियंस है ICA में करने के बाद, तो मुझे पता है उसमें ये है कि ये 2 पेजेस याद करके अगर आपको 15 नंबर मिल गए ना इस 50 में से, ठीक है, तो इससे बड़ी बात क्या हो। अगर जो 50 नंबर इसने देने इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में और सेल टैक्स एक्ट में, अगर आपको गारंटी मिल जाती है कि 2 ये और बाकी इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के जितने भी सेक्शन है, नवाज ये बनते होंगे टोटल को 70 बनेंगे, 68 69, जिनके टाइटल ये याद करने हैं। आपके गाँव में कितने लोग हैं? गाँव में कितने लोग हैं आपके? 7-8 हज़ार होंगे। उसमें से आपको 100-200 बंदों का तो नाम का पता होगा, ये उसका ये नाम है, उसका ये नाम है, उसका ये नाम है। अगर आप बंदे को चेहरे से देख के उसका नाम याद कर पाते हो, मेमोरी में ला पाते हो, रिकॉल कर लेते हो, यार ये जाहिद है, ठीक है, ये नवाज है, ये फलां है, तो ये भी समझो कि ये भी नाम ही है। चक्कों के नंबर है, चक नंबर ये है, उस चक नंबर 1 कौन सा है, इसी तरह सेक्शन नंबर, ठीक है, सेक्शन नंबर ये कौन सा है, चक नंबर फलां, चक नंबर 100 आगे ये वाला, चक नंबर ये वाला, चाहे सेक्शन नंबर कौन से वाला, ये वाला। तो ये आपने करना ही करना है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक हो गया। इसके नीचे आप देखेंगे शेड्यूल है, आज लिख लें अपने पास कि शेड्यूल में अगर आपको वो 1 या 2 नंबर नहीं देता तो आप कहना कि सर आपने ऐसी बात की। शेड्यूल में वो सिर्फ कितने शेड्यूल हैं? 13 शेड्यूल हैं। सेल टैक्स एक्ट के 13 शेड्यूल हैं। 13 में से मैं कहा करता हूँ कि 4 फौत हो गए, पीछे रह गए हैं 9, फौत भी ओमिट हो गए, उनको खत्म कर दिया गया, 9 रह गए। अगर 9 चक नंबर याद करके, सेक्शन नंबर याद करके अगर आप 1 या 2 नंबर मिल जाए तो यार हमें क्यों नहीं करना चाहिए इसे? हम किस लिए आए, तो हमें ये करना है। मैं आज थोड़ा डिफाइन करूंगा हमने क्या क्या कुछ करना है और किस किस तरह करना है, तो तो ये बात क्लियर होगी। इसी तरह आपने, इस तरह मैंने ही याद किया हुआ है, मुझे भी नहीं आते थे, ठीक है, अभी भी भूल जाते हैं, लेकिन मैं क्या करता हूँ, मैं इसको रिवाइज करता हूँ, मैं बार बार इसे पढ़ता हूँ। जब मैं बार बार पढ़ता हूँ तो फिर ये पक्के हो जाते हैं, ठीक है। एक टाइम लगता है फिर आपको बिल्कुल एक्यूरेट हो जाएगा काम। तो ये अगर जाहिर कर सकता है तो आप में और जाहिर में कोई फर्क नहीं, आप भी कर सकते हैं। तो आप लोगों ने भी ये करना है। सही है, क्या नाम क्या चैनल से तो नहीं दिखा रहा यार, वो हैकर भी बड़े हैं। चलो कर दो एडमिट, यार हमारा क्या ले जाए, क्लास ही ले जाएगा ना। हाँ, ये बाद में एंड पे रिक्वेस्ट कर देते हैं। सर में हमारा जो एडमिनिस्ट्रेटर है ना वो डाउन हो गया, उसको डेली हो गया,
बेचारा जो है। अच्छा, तो इस वजह से बहुत से स्टूडेंट की कॉल अटेंडिंग हुई है। आप लोग कॉल करते हो, कॉल नहीं अटेंड करता हूँ, तो मैं बहुत बिजी होता हूँ, मेरी अपनी मसरूफियात है। पहले आपकी तरह था, मैं भी कभी इधर बैठ के टाइम गुजार लिया, कभी उधर बैठ के गुजार लिया, कभी किसी दोस्त के पास चले गए। लेकिन फिर जैसे जैसे बंदे की जिम्मेदारियाँ बढ़ती हैं, बंदा कमर्शियल होता है, ठीक है, कमर्शियल होने के साथ साथ उसके पास टाइम शार्ट हो जाता है। फिर वो किसी और को सारे अटैच करता है, किसी की रिक्वेस्ट करता है, बड़े भाई को कहता है, किसी दोस्त को कहता है कि यार मेरी हेल्प करो थोड़ी सी, कि मैं ये कर नहीं पा रहा, काम से आता है, तो आप लोग तो अगर जिसको कहो वो भी बेचारा डाउन हो जाए नेचुरली, तो फिर काम गड़बड़ हो जाता है। तो वो हमारे साथ यही हुआ कि हमने वो बिल्कुल बड़े एक्टिव थे, पूरा बैच चलाया उन्होंने, तो उड़ा के नहीं रखा उन्होंने आप लोगों को। अब क्या हुआ, बेचारा डिंगी हो गया, यार इंशाल्लाह जल्दी कवर करके वो हमारे दरमियान होंगे। तो अच्छा, तो जो भी आ रहा है अभी एडमिट करें, क्योंकि अभी तो बिल्कुल नहीं इनको आइडिया ना कि क्या करना। मैं डर गया, मैं फिर वो हैकर भी आ रही है। हैकर है वो, बड़े बड़े अजीब किस्म के लोग हैं। अच्छा, अगर कोई दुनिया में ना कोई किसी को आगे जाते देख सकता है, ना किसी को पीछे जाते हुए देख सकता है, ये दुनिया है भाई। एक सिस्टम बना हुआ है कि आपके करीबी जो है वही वही अच्छा फील नहीं करते, तो है ये निज़ाम बना हुआ है, ऐसे ही है। तो हम इंशाल्लाह अपना काम करेंगे जिसके लिए हम आए। तो यार, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस और सेल टैक्स एक्ट के टाइटल और शेड्यूल, ये प्लीज़ 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 आपकी पॉकेट में होने चाहिए। ये कभी भी याद नहीं होंगे, मुझे पता है कि बहुत मुश्किल है कि, लेकिन आपने लॉजिक्स बनाने हैं। आप अगर 65 है ना तो उनको तोड़ना है, इस तरह आपने तोड़ लेना है, इनको हिस्सों में डिवाइड कर लेने से आसानी पैदा हो जाएगी। ये देखो कि हमने इसको तोड़ा ना, तो ये 12 से 14 तक हुआ, ठीक है। तो आपको ये याद करना आसान होगा कि 12 से 14 तक बात होगी सिर्फ सैलरी की। फिर आप उससे 15 से 17 तोड़ोगे ना, तो आपको पता होगा ये प्रॉपर्टी की इनकम की बात होगी। फिर एक बड़ा दरिया आ जाएगा, वो 18 से 36 वाला है, उसको फिर अपनी मर्जी से लहदा तोड़ लेना कि यहाँ तक जो है वो इसके बारे में बात करते हैं, यहाँ तक इसके बारे में बात करते हैं। तो वो ऑलरेडी टूटे हुए हैं। ये वाला जो कैपिटल गेन है, ये तो है 37 से 38, और फिर ये भी ऑलरेडी टूटा हुआ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। इसके बाद एक और बड़ा दरिया आता है, वो है सेक्शन 41 से लेकर सेक्शन 55 तक, 55 तक, 41 से लेकर 55 तक, वो है एग्जेम्प्ट इनकम। ये तो वो इनकम थी जिन पे हम टैक्स लगा रहे थे। 41 से लेकर 55 तक क्या हो जाएगा, ऐसी इनकम जिसपे कोई टैक्स नहीं है, जिसको माफी हासिल है। इस तरह आप याद कर लेंगे, और फिर उसके बाद आप क्या करेंगे कि आप कहेंगे लॉसेस के बारे में एक पूरा पार्ट है, ठीक है, वो 56 से लेकर 59 तक आप इस तरह याद कर लेंगे। और फिर आप एक सेक्शन है पूरे इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में जो डिडक्टेबल अलाउंसेस की बात करता है, वो 60 है, जिसमें ज़कात के हिसाब से याद कर लेना कि 60 रुपये ज़कात। तो वो इस तरह करके वो डिडक्टेबल अलाउंसेस में है, उसमें 3 और भी हैं, लेकिन आप इस हिसाब से 60 को याद करने के लिए कि वो कह देगा कौन सा सेक्शन इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में डिडक्टेबल अलाउंसेस को डील करता है। There is only one section in the income tax ordinance that deals with deductible allowances, that is section 60। फिर 61 से लेकर 65 तक टैक्स क्रेडिट है, और ये अगर आप याद कर लोगे तो आपका ये चैप्टर और सारे के सारे पार्ट पूरे हो चुके हैं जो मैंने अभी आपको बताए। और इसके बाद अगर एक ये याद कर लोगे कि चैप्टर 10 किसको डील करता है, कलेक्शन एंड रिकवरी को, और उसकी 137 से लेकर 140 तक जो है वो रिकवरी के रिलेटेड ही है। तो इस तरह करने से आपका इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस सारे का सारा, जिस तरह मैंने अभी बोला, टाइटल आपको याद हो जाएगा। ये याद करने के बाद आप सेल टैक्स एक्ट पे आ जाओगे। इसके वो अगर पेपर में पूछ लेता है कि सेल टैक्स एक्ट के अंदर मुझे बताओ चैप्टर कितने हैं, तो आपका आंसर क्या होगा कि चैप्टर 10। वो आपसे पूछ लेता है कि सेल टैक्स एक्ट के अंदर शेड्यूल कितने हैं, तो आप क्या बताओगे, आप कहोगे शेड्यूल 13 है। वो पूछ लेता है कि आगे शेड्यूल 1/1, वो कह देता है कि अच्छा आपको ये तो पता है, तो मुझे ये बता दो। मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हमने ये करना है, तो आपने ही करना है, मैंने क्या करना है। ये इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस को जैसे हुआ, इसको लाने का किसने वादा किया था कि मैं लेके आऊंगा? नेक्स्ट क्लास में मैं हाँ मैं अच्छा, आप ले आओगे।
अच्छा जी, तो अब देखो शेड्यूल हमने कहा 13 है, 13 में से 4 हो गए हैं फोर्थ, पीछे रह गए एक्टिव इन फील्ड के हैं 9। आपने स्टार्ट करना है कि इन फील्ड में जिंदा पहला कौन सा है, तो वो है 3, शेड्यूल नंबर 3 वो जिंदा है पहले वाला जो है। तो ये किसको डील करता है, स्टैंडर्ड रेट को और रिटेल प्राइस के ऊपर टैक्सेशन जो हो रही होती है। इसी तरह आप याद करोगे चौथा, फिर फोर्थ और पांचवा जो है शेड्यूल 5 वो जीरो रेटेड। अभी जीरो रेटेड क्या है हम सेल टैक्स को पढ़ेंगे उसमें देख लेंगे, लेकिन पांचवा किसको डील करता है, जीरो रेटेड। छठा फिर जो है वो छठा क्या है, एग्जाम्प्ट को। अब अभी एग्जाम्प्ट क्या है, आज चला नहीं हुआ लगता सर ने बहुत इस्तेमाल किए। हाँ? अच्छा, तो छठा जो है वो एग्जाम्प्ट को डील करता है। सतवां जो है फिर फोर्थ है, ओमिटेड है। आठवां किसको डील करता है, रिड्यूस रेट को। माशाल्लाह आप ये तो क्लास लाइक है, देखा जिन लोगों ने पास होना है उन लोग पहले दिन से मेरे साथ अटैच हो, अभी तक उन लोगों ने याद नहीं किया, याद है ना, तो बताओ अभी। नौवां किसको डील करता है, मोबाइल फोन को और सैटेलाइट फोन को। ठीक है, सिम कार्ड, मोबाइल फोन, सैटेलाइट फोन ये उसके लिए है। सैटेलाइट फोन आप सैटेलाइट टाउन से याद कर रहे थे सगोदे वाले, लेकिन 9 मोबाइल ठीक है। 10वां जो है ये भट्टों वालों को और जो सीमेंट के ब्लॉक बनाते हैं उनको डील करता है, सीमेंट के ब्लॉक्स। 11वां जो है विद होल्डिंग एजेंट को, विद होल्डिंग एजेंट और विद होल्डिंग को डील करता है। 12वां जो है वैल्यू एडिशन टैक्स ऑन इंपोर्ट, मिनिमम वैल्यू एडिशन जो है इंपोर्ट के ऊपर। इंपोर्ट क्या है, पाकिस्तान के अंदर माल आ रहा है पाकिस्तान के बाहर से। पाकिस्तान की सबसे बड़ी बीमारी जो है वो ये है, हमारे सबसे बुरे हालात करने की जो वजह है आज, जिसकी वजह से दुनिया में हम बहुत पीछे जा चुके हैं, जिसकी वजह से डॉलर जो है वो 184 पे पहुंच गया है, उसकी बीमारी सबसे बड़ी वजह क्या है, इंपोर्ट। कि एक किसान जो है वो सारा पूरा गांव मिलके गंदम उगाता है, वो उतनी की गंदम नहीं पैदा होती जितनी हम बाहर भेजिए, और उससे बड़ी के एक फॉर्चूनर आ जाती है, ठीक है, वो सारे का सारा मुआवजा वापस चला जाता है। तो ये हमारा इम्पोर्ट जो है ना, इवन के जो बड़े लोग हैं वो अपने जानवरों का खाना भी बाहर से मंगवाते हैं, ठीक है, उनकी फूड बाहर से आती है, वो यहाँ की फूड भी नहीं खा सकते, उनके जो एनिमल उन्होंने पेट रखे हुए हैं। तो ये सबसे बड़ी बीमारी है, ठीक है। और सेक्शन 13 जो है, शेड्यूल 13 जो है, ये जिसको स्टील जो प्रोड्यूस कर रहे हैं उन पे मिनिमम प्रोडक्शन जो है ऑफ स्टील उसके ऊपर है। तो ये स्टील वाला याद कर लेना, इस तरह करके स्टील प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो स्टूडेंट ये हमने करना है स्टील, इसको सिर्फ ये तो मोटे मोटे वर्ड याद करने आपने। 13वां स्टील और आयरन प्रोडक्शन को है। 12वां इंपोर्ट को, पूरी लाइन याद करने की बजाय आप एक वर्ड को पकड़ लें। 9वां मोबाइल को पकड़ लें, 10वां भट्ठे को पकड़ लें, ठीक है। 8वां रिड्यूस रेट, रिड्यूस रेट होता है कि जैसे स्टैंडर्ड रेट 17% है ना, टैक्स कोई चीज खरीदने जाए 17% आपको सेल टैक्स लगेगा। तो रिड्यूस रेट से क्या पता चल रहा है कि 17 से कम लगेगा, तो 17 से कम जितना भी लगे वो रिड्यूस ही है ना, तो ये वो है। और ये वेटेड एग्जाम्प्ट क्या है, आप चीज लेने जाओ उस पर टैक्स लगेगा ही नहीं, तो ये उससे डील कर रहा है। और 5वां जो है वो जीरो रेटेड है, कि ये हम आगे जाके आपको बता देंगे कि जीरो रेट क्या होता है। तो ये शेड्यूल आपने मोहतरम इसके इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के शेड्यूल पे ज़्यादा जोर ना लगाना, क्योंकि मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक उसमें से क्वेश्चंस शेड्यूल में से अगर आया तो पहले 3-4 शेड्यूल में से आएगा, आगे से नहीं देगा, लेकिन उसको गो थ्रू जरूर करना, ठीक है, कि ये छोड़ ना देना, लेकिन जोर ज़्यादा इसके ऊपर लगाना कि 9 के 9 आपको फुल रटे हो। ठीक हो गया, सेक्शन आपने कर लिए, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के सेक्शन कर लिए आपने, इनको आपने देख लिया, तो इनको हमने डिटेल में जाके पढ़ना है। अब इस पे आ जाते हैं, इसके कितने नवाज 48 है, हाँ चले इसके 48 है, सही है। इसके टोटल सेक्शन वो पूछ लेगा कितने हैं, सेल टैक्स एक्ट के टोटल सेक्शन कितने हैं,
76। फिर आपको पूछ लेगा इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के टोटल सेक्शन कितने हैं, कह देना 241 पूछेगा। अभी तक बुक्स ऐसी मार्केट में अवेलेबल हैं जो कि 238 पे खड़ी हैं, इवन कि आप 200 हाँ 242 पे भी आ गए, क्योंकि अभी तक आए नहीं 242, लेकिन कितने हैं 241 है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि आपने एमसीक्यूज की बजाय ज़्यादा किस पर अप्लाई करना है, लाल किताब के ऊपर, क्योंकि लाल किताब जिस तरह पाकिस्तान की असम्बली ने दी है उसी तरह लोगों ने प्रिंट करके बगैर इंटरप्रिटेशन के उन्होंने आपको पढ़ा दी है। ठीक है, तो लॉ वाले तो समझते हैं कि इसको इससे बेहतर कोई नहीं हो सकता, कि अगर आप इस पर फोकस करेंगे। मैं बुक फिर भी शेयर कर दूंगा, और एमसीक्यू वाली कोई बुक ना खरीदें, क्योंकि वो हमने ऑलरेडी शेयर कर दी हैं 4 बुक्स, वो गलत हैं क्योंकि वो इसके मुताबिक नहीं। उन्होंने क्या किया, मार्केट में हमारा ट्रेंड है हम शॉर्टकट की तरफ जाते हैं हमेशा। उन्होंने क्या किया कि जैसे अनाउंस हुई पोस्ट, पुरानी बुक के ऊपर नया कवर लगाया और मार्केट में फेंक दिया। वही बुक जो हमने पढ़ी थी 2017 में पेपर देने के लिए, वही बुक जो है अब चल रही है जी। और आपको पता है कि हर साल फाइनेंस एक्ट आता है, फाइनेंस एक्ट आता है, फाइनेंस एक्ट में कितनी तब्दीलियाँ आती हैं, बहुत सी चेंजेस आती हैं। तो अब तक तो बहुत ज़्यादा चेंजेस आ चुकी हैं, वो चीज़ें इनकॉर्पोरेट तो नहीं हुई कहीं पे, उनको ऐड तो नहीं किया गया। तो अगर आप वो बुक एमसीक्यू वाले को 100% याद कर लेते हैं और 100% उस किताब के मुताबिक सही अटेम्प्ट करके आते हैं, फिर भी आपके 70 से ऊपर नंबर नहीं आएंगे, क्योंकि उसने अपडेट ही नहीं किया अपने आप को। अब उस वक्त जब हम पेपर दे रहे थे सेक्शन 238 थे, 238 थे, सालों के अंदर बढ़ के 241 बन गए, तो वो अभी भी 238 पे खड़ा है। जब एमसी को आएगा कि सेक्शन कितने हैं, जिसने इसको नहीं पढ़ा होगा वो क्या कहेगा, वो कहेगा 238 वाला ऑप्शन ठीक है, हालांकि यार वो तो इस वक्त में वो गलत हो चुका है। ठीक है, तो इसलिए आप लोगों ने, हो सकता है उसमें से ये 13 थे, अब 13 है ना, उस वक्त तो हो ही 10। तो उसने कहा कि जब उसके मुताबिक उस वक्त आप ठीक थी 10 शेड्यूल है, लेकिन अब तो यार 13 हो चुके हैं, कि उस वक्त कोई अमिट ना हुआ हो, इस दफ़ा कोई अमिट हो गया हो। तो आप लोगों ने बुक ज़रूर ले ली, जहाँ आप इतनी मेहनत कर रहे हैं, अपना खून जला रहे हैं, तो खून जलाने का फ़ायदा भी हो। ठीक है, अच्छा फंक्शन, अच्छा मैंने आपको पढ़ाना कैसे है, पढ़ाना ऐसे है कि लिटरली वी हैव वेरी शॉर्ट टाइम। जिस तरह मेरी पढ़ाने की आदत है, एक सेक्शन पे हम हो सकते हैं आधा घंटा लगा दें एक सेक्शन को कवर करने के लिए। ऐसा हुआ भी है कि पूरा लेक्चर हमने लिया और 1 से 2 सेक्शन ही हम कर पाए। तो अब वो इस तरह नहीं हो पाएगा, लेकिन हमने आपको चीज़ भी देनी है कि जो रियल है, तो हम आप पे बिलीव करेंगे। और आज तक जिन्होंने मुझे 15,000 फी दी हुई है वो इधर बैठे हुए हैं, मैंने इनको रिकॉर्डेड लेक्चर नहीं दिया ना जी। मैंने बहुत से स्टूडेंट को इस तरह कह कर रिक्वेस्ट करके मैंने उनको हाथ जोड़ दिए कि वही अपोलोजाइज फॉर दैट, रिकॉर्डेड लेक्चर की डिमांड की, मैंने कहा वही अपोलोजाइज फॉर दैट। लेकिन हम अभी 2 कम्बिनेशन बना के चलेंगे, एक मैं आप लोगों को रिकॉर्डेड भी दूंगा, लेकिन आपसे हम कोई रिक्वेस्ट करके कोई उसकी कंफर्मेशन भी लेंगे, आपसे कोई मिन्नत भी करेंगे कि आप आगे शेयर भी करेंगे। ठीक है, तो हम दोनों चीज़ों को मिल के चलाएंगे, आप लोगों को वैसे भी जाएंगे। हाँ, जो पहले वाले हैं अगर कि ये उनके साथ ऐसा नहीं होगा कि अब टाइम आ गया है कि मैं आप लोगों को दे दूँगा। ठीक है, कि आप लोगों को भी हम लिंक शेयर करेंगे, इनको भी शेयर करेंगे, ताकि ये इन डेप्थ चीज़ों को उधर से भी देखें, और जितना मैं पढ़ा सकता हूँ उतना पढ़ा दूंगा। लेकिन कोर्स आपका ये हम इंशाल्लाह 100% करेंगे, थ्रू रिकॉर्डेड लेक्चर हो, थ्रू क्लास हो। लेकिन ये कि आपकी इनमें से कोई चीज़ नहीं रहेगी, क्योंकि इनको मैंने ये पढ़ा दिया, वर्ड बाई वर्ड पढ़ाया, सेक्शन बाई सेक्शन ही, वर्ड बाई वर्ड। मैं यही कहता हूँ इनको कि मैंने और मैंने ट्रांसलेशन नहीं करवाई, मैंने सिर्फ उसमें से पॉइंट नोट किए, वो पॉइंट बताए कि इसमें क्या आ सकता है, और कोई वर्ड छोड़ा नहीं है। तो सारे के सारा मेरे पास इस तरह रिकॉर्डिंग में पड़ा होगा, तो एक साइड से हम शुरू हो जाएंगे, दूसरी साइड को रिकॉर्डेड का एक लेक्चर इंसर्ट करते जाएंगे। ठीक है, तो हम इस तरह करके चलाएंगे, और अगर किसी की क्लास मिस भी हो जाएगी तो हम, लेकिन ये स्टार्ट कर पाएंगे हम तकरीबन यकम से। जी सर, ये अभी नहीं कर पाएंगे, ये अगर हम यकम
दिसंबर तक हम जो है ना आप लोगों को भी सही 1 दिसंबर 1 नवंबर सॉरी, हाँ 1 नवंबर तक हम कोशिश करके ये कर लेंगे इंशाल्लाह। ठीक है जी। और फिर एक और बात, अभी इनका रहता है फेडरल एक्साइज, रहता है ना, फेडरल एक्साइज रहता है आपका, और आपका क्या रहता है, इसका ये फंक्शन ऑफ एफबीआर रहता है और फिजिकल पॉलिसी रहता है। तो स्टूडेंट मुझे पूछते थे कि सर टाइम क्या होगा, मैं कहता था कि इन बिटवीन 6:30 to 10। तो हम ये करेंगे कि जो इनका रहता है, इन्होंने भी फेडरल एक्साइज एक्ट नहीं पढ़ा होगा तो हम इकट्ठे पढ़ लेंगे, क्योंकि इन्होंने भी जीरो से पढ़ना है, आप लोगों ने भी जीरो से पढ़ना है, तो इकट्ठे मिला के मैं वो पढ़ा दूंगा। फिर मैं आपको फंक्शन ऑफ एफबीआर दोनों को इकट्ठे पढ़ा दूंगा। फॉर एग्जांपल इनकी क्लास है 6:30 से लेकर 8 o'clock, तो हम ये करेंगे 6:30 से स्टार्ट करेंगे और हम चलेंगे कब तक, 9:30 तक, दोनों क्लासें इकट्ठी और दोनों का एक काम। ठीक है, कि हमारे पास 3 घंटे हो जाएंगे और दोनों ने जो पढ़ना है दोनों को मिला के हम पढ़ा देंगे। और साथ में आपको कि आप एक तरफ ये भी पढ़ रहे होंगे और साथ में आपको ये भी इंजेक्ट कर दिया जाएगा, ये भी इंजेक्ट कर दिया जाएगा थ्रू पॉकेट, तो आप एट पार आते जाएंगे कि आप ये भी कर लेंगे, ये भी कर लेंगे, और ये रेगुलर चलेगा, फिर ये रेगुलर चलेगा, और इनको हम अल्लाह हाफिज़ कह देंगे, और फिर हम जो है इनकी जो शॉर्ट कमिंग्स रह गई होंगी हम उसको पूरा कर लेंगे। तो ये प्लान है मेरे पास। जो है अगर आप लोगों के पास कोई बेहतर प्लान हो तो वो सजेशन दे सकते हैं। टाइमिंग का थोड़ा सा है कि 7 बजे से लेकर स्टार्ट होगा। 7 बजे नहीं कर पाएंगे क्योंकि चीज़ें ज़्यादा है हमने करनी ये वाली। हम ये हो सकता है कि 6:30 को ऑन करके 5-10 मिनट स्टूडेंट का वेट करके हम 6:45 तक ले जाएं। ठीक है, लेकिन ये है कि अभी क्योंकि टाइम क्रूशल है, तो मुझे पता है कि इंशाल्लाह पेपर जो है वो नवंबर के एंड में या दिसंबर के पहले वीक में जाने वाला है, ये मैं एंटिसिपेट कर रहा हूँ। ठीक है, लेकिन मेरी एंटिसिपेशन गलत हो सकती है। हमने कवर करना है 21 के लिहाज से। ठीक है, हमने वेट नहीं करना कि हम प्रोलॉन्ग करें, हमने 21 का हमने कोशिश करनी है कि मेरी जो अपनी कोशिश होगी कि आपसे इनसे ज़्यादा और आपसे कम से कम 5 पेपर ले, तो कल आप जब अचीव करेंगे तो उसमें मेरे लिए भी रिस्पेक्ट आएगी कि ये इनके साथ इनकी अटैचमेंट रही है। तो अब जो है ना, मैं आपको थोड़ा सा ज़्यादा नहीं सेल टैक्स की तरफ लेके जाता हूँ। सेल टैक्स ही कर लेना थोड़ा सा, सेल टैक्स के बारे में ओवरव्यू देने के बाद हम आ जाते हैं सेल टैक्स की तरफ। सेल टैक्स क्या है, कहाँ से इसकी शुरुआत हुई, कब शुरू हुआ, और जो आप तक की हालत में है ये कैसे पहुंचा, इसके बारे में थोड़ी सी हम डिस्कशन कर लेते हैं। तो जब आप लोग फिजिकल वाले माशाल्लाह से जितने भी हैं, जब आप इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में आए तो आप लोग जो है ना प्लीज़ वो पेज आपके पास जरूर होंगे। मैंने ये वाले, ये वाले टाइटल वाले सारे पेज आप लोगों के साथ, और इवन कि अगर एक मोटरसाइकिल चला रहा है ना और दूसरा पीछे बैठा होगा तो बिलीव करें कि आप लोगों को ये टाइम है कि वो पीछे बैठ के पढ़े, पीछे बैठ के वो उसको जो है ना अपनी, फॉर एग्जांपल आपने याद कर ली, आप आते हुए रिवाइज ही कर लो, आते हुए आप उसे क्या करो, रिवाइज करो। और एक वॉशरूम बड़ी अच्छी जगह होती है जहाँ आप चीज़ें दोबारा से अपने माइंड में ला सकते हैं कि क्या हुआ। तो वॉशरूम में बैठ के इधर उधर की याद करने की बजाय आप लोग क्या अपनी चीज़ों को रिकॉल कर लो। ये प्रैक्टिकल हमने अपने साथों से सीखा और फिर जाके चीज़ें बेहतर होना शुरू हो गई। क्योंकि आप जितना मर्जी पढ़ लें, जब तक आप फिल्टर प्लांट में पानी लेने जाएं रास्ते में चीज़ों को अपने माइंड में रिपीट करें। उधर आपने फिल्टर प्लांट में कूलर नीचे रखा है, ऊपर टूटी चला दी है, तो टूटी ने अपना काम करना है, उधर खड़े होकर आप अपना काम कर लें। कि आप अपने जेहन में ले आए कि यार 65 सेक्शन है, ठीक है, आंखें बंद कर रही हैं कि साइड पे खड़े हो जाए, 65 सेक्शन है, यार ये सेक्शन फलाना जो टैक्स क्रेडिट है वो उसका वो कौन सा पार्ट है, आपको जी ये टैक्स क्रेडिट वाला 10वां पार्ट है, ये पार्ट किसका है, चैप्टर 3 का पार्ट है। हाँ, तो वो आपको सही हो गया यार, ठीक है। इसी तरह यार एग्जाम इनकम कहाँ से स्टार्ट हो रही थी, सब आपने जेन पे जोर दे, नहीं आया, वापस फिल्टर प्लांट से जाके देखें यार ये वाला था। तो क्या होगा, इस तरह करने से आपकी चीज़ें पक्की होंगी, पायदार होती जाएंगी और वही आपको पेपर वाले दिन हेल्प करेंगे।
आते जाते हुए मैं स्टूडेंट को ये भी बताता हूँ कि रिक्शे में ट्रैवल करते हुए फिर भी आप चीज़ों को रिविजिट करें, अपने माइंड में उनको दोबारा घुमाएं। ठीक है, अगर आप शेखपुरे से आ रहे हैं और किसी मजदा वगैरह पे आ रहे हैं तो फिर आप जाते हुए चीज़ों को जो इधर पड़ा हुआ है उसको अपने रिव्यू करें। और अगर मोटरसाइकिल पे आए हैं और गाड़ी को चला रहे हैं फिर ना कीजिएगा, आपकी मेहरबानी है। फिर आप अपनी पूरी तवज्जो है ना पूरी सड़क पे रखिएगा। ठीक है, ये आपने इस तरह करना है। और मैं यही सोच रहा हूँ कि इंशाल्लाह मेरे बहुत से स्टूडेंट जो है ना वो पास की लिस्ट में आएंगे इंशाल्लाह। ठीक है। और इसी लिहाज से मैं ठीक है मॉनेटरी बेनिफिट अटैच हैं, लेकिन मैं इस रिस्पेक्ट से भी लेके चल रहा हूँ कि यार ये तो आएगा साथ में रिस्पेक्ट बढ़ जाएगा, और जब रिस्पेक्ट ये चीज़ें साथ ऑटोमेटिकली आ जाती है। और आज से 2 महीने पहले मुझे गवर्नमेंट कॉलेज के स्टूडेंट जानते थे, बीकॉम के जो मेरे 5-6 बैच निकले हैं, और ICMA के स्टूडेंट जानते थे, इंस्पेक्टरों का बैच जानता था जो भी मेरे बैचमेट्स हैं, क्योंकि मैं थोड़ा सा एक्टिव आदमी था वहाँ पे बैचमेट्स में भी। और इसके अलावा मुझे कोई नहीं जानता, लेकिन आज अल्लाह ताला ने एक मेरी आइडेंटिटी बना दी है। मुझे जो बेहतर पढ़ाने वाले 2-4 बंदे हैं उनमें ला के खड़ा कर दिए। पढ़ा तो मैं ICMA में भी रहा था, वेबसाइट पे वहाँ पे भी अगर आप सर्च करोगे तो उनकी वेबसाइट में मेरा नाम होगा। गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर के कॉमर्स एंड फाइनेंस डिपार्टमेंट में सर्च करोगे तो मेरा नाम वहाँ पे भी होगा। लेकिन इस तरह पेशावर से लेकर और कोयटा तक इस तरह आइडेंटिटी मिलेगी, मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। जितना अल्लाह ताला करम करेगा, इस तरह लोगों के दिल में अल्लाह ताला डालेगा कि यार उस बंदे के पास चले जाओ, ये अल्लाह ताला का करम है। और मैं चाह रहा हूँ कि अल्लाह ताला और इज्जत दे इसको। ठीक है, ये कि मैं सपोर्ट करूँ जिनको मेरे साथ अटैच हुए, मैं मेहनत करूँ, उनको भी कहूँ कि मेहनत करो। ठीक है, और मेहनत करके कल को और भी हमारा जो है ना और भी रिस्पेक्ट बने, आपकी भी फैमिली में बने और मेरी भी बने। लेक्चर मेरे आपने सुने होंगे जो मैंने बताया है कि ये मैं आप नहीं बता रहा कि इंस्पेक्टर इनलैंड रेवेन्यू की वैल्यू क्या है। आपने सुने हैं मेरे लेक्चर? सुने हैं ना? तो डोंट नाउ डाउट के CSS वो तो उसकी बात ही कुछ और है, लेकिन अगर आप ये नीचे वाले मेन BS16 एंड जो है उसमें FBR को मैं हमेशा ऊपर करता हूँ। कहते हैं FIA बहुत रिस्पेक्ट है, हाँ है, FIA बहुत तगड़ा है इंस्पेक्टर FIA, लेकिन उसके पास स्किल कोई नहीं। अगर वो हलाल के पैसे कमाना चाहे तो वो नहीं कमा सकता। लेकिन FBR का इंस्पेक्टर जो है ना ये हलाल के भी बहुत ज़्यादा पैसे कमा सकता है, क्योंकि बाय वर्चू ऑफ हिज जॉब, बाय नेचर ऑफ हिज जॉब, इसको इतनी सलाहियत मिल जाती है कि इसको एक स्किल मिल जाती है, इसको टैक्सेशन का काम आ जाता है, और टैक्सेशन के काम की डिमांड ही बहुत है। जिसको सही आता है, मैं तो ये भी कहता हूँ आप शादी पे जाते हो जिसको टैक्स का काम आता है, इवन के पिंड का कोई भी बंदा है वो भी कहता है मैंने प्लाट खरीद रहा हूँ यार मुझे ये बताओ को टैक्स लगेगा, मैं बेच रहा हूँ वो गेन टैक्स होता है वो लगेगा। वो भी आपके साथ आके बैठ जाता है शादी में, यार इंस्पेक्टर साहब बैठे हुए हैं उन्होंने पूछना उन्होंने गल पक्की पता होगा, पटवारी सानू दाल आता है। ये होता है, सोशल रिस्पेक्ट आपको बहुत ज़्यादा मिलती है। तो उसके लिए और इसके अलावा भी इतनी सैलरी अभी FIA के इंस्पेक्टर की हुई है 1 लाख के करीब। ये तो पहले सबसे ज़्यादा सैलरी जो है वो किसकी होती थी, FBR के इंस्पेक्टर की होती थी, क्योंकि इसकी डबल होती थी। उनको अभी डबल हुई है, इमरान खान ने की है, लेकिन इनकी शुरू से आ रही है क्योंकि ये रेवेन्यू वाले लोग हैं। तो रेवेन्यू में हर वक्त काम ही रेवेन्यू का, तो इनकी सैलरी ज़्यादा है। 30,000 के करीब तो अभी हायरिंग हो गई है आउटस्टैंड जो है, और 55 के हज़ार के करीब जो आपकी वैसे है, तो 55 और 30 तो किसी की हलाल की जो 85 की करीब तो आपकी ये हो जाएगी। और अगर आप किसी टैक्स में माहिर हो गए, एक्सपर्ट बन गए और किसी मिल मालिक को अच्छा मशवरा दे देते हैं, वो आपकी टैक्स पेयर नहीं है, वो सरगोदा में है, आप लाहौर में हो, ठीक है, लेकिन आप उनकी कंसल्टेंसी ले देते हो, ठीक है, और उनके चीज़ें मैनेज करना शुरू कर देते हो, तो ये आप उसमें बहुत अर्निंग कर सकते हो। तो बड़ा स्कोप है इसमें, बड़े बड़े अच्छे वकील हैं जो इसमें बहुत ज़्यादा कमा रहे हैं। सेल टैक्स एक्ट में आते हैं। सेल टैक्स है क्या, कब स्टार्ट हुआ, जब अब है सेल टैक्स एक्ट 1990।
ये 1990 1990। ये क्या है? क्या पाकिस्तान जब बना तो उस वक्त भी ये था? नहीं सर डेफिनेटली पाकिस्तान केम इनटू बीइंग इन 1947। ये तो लेटर ईयर है। डेफिनेटली एट दैट टाइम देयर वाज नो सेल टैक्स एक्ट 1990। ये तो बड़ा लॉजिकल है, उस वक्त नहीं था ये। तो उस वक्त क्या था? उस वक्त जो भी टैक्सेशन थी सेल टैक्स की, वो सूबों पे डिपेंड करती थी, वो फेडरेशन वाली नहीं थी, वो प्रोवेंसेस के ऊपर थी। और दो प्रोवेंसेस जो पाकिस्तान को मिले वहाँ पे सेल टैक्स था। जो दो ही सूबे हैं जो ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं, पंजाब से वो पंजाब एंड सिंध है। तो यहाँ पे था वो सेल टैक्स सूबों के ऊपर, और बाकी नहीं था। फिर 1948 में इसको फेडरेशन के लिए एंटर किया गया और 1951 में एक्ट बन गया, और उसी एक्ट को चेंज किया गया 1990 में। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि 1990 से पहले कौन से वाला सेल टैक्स एक्ट था, तो आप कहोगे 1951। ये जब 1951 में लगा था ना, तो किन चीज़ों पे लगता था? सिर्फ एक्साइजेबल गुड्स पे। किन गुड्स के ऊपर? एक्साइजेबल गुड्स। एक्साइजेबल गुड्स कौन सी होती हैं? इसकी मोटी सी डेफिनेशन मैं अक्सर कहा करता हूँ, अकॉर्डिंग टू माई अंडरस्टैंडिंग, वो ये है कि ऐसी चीज़ें जिनकी कंजम्पशन गवर्नमेंट कम करवाना चाहती है ना, उनको एक्साइजेबल गुड्स कहा जाता है। लाइक आप तंबाकू की कंजम्पशन को कम करवाना चाहते हैं, एक्साइजेबल। आप मशरूबात जो कि ठीक नहीं है, पेप्सी, कोक, सेहत के लिए तो बेहतर नहीं है, उनकी कंजम्पशन को कम किया जाए, उस पर एक्साइजेबल। तो 1981 तक क्या था? 1981 तक सिर्फ एक्साइजेबल पे लगता था। 81 में फिर इन्होंने चेंज किया, इन्होंने कहा एक्साइजेबल एंड नॉन एक्साइजेबल दोनों पे कर दो सेल टैक्स। तो अगर वो पूछते हैं कि कब, पेपर में, कि कब एक्साइजेबल और नॉन एक्साइजेबल दोनों के ऊपर सेल टैक्स लगना शुरू हुआ पाकिस्तान की हिस्ट्री में, तो आप कहोगे 1980। ठीक है, वो कहेगा कि जो 1990 के पहले वाला सेल टैक्स एक्ट कौन सा, तो आप कहोगे 1951। फिर वो कहेगा कि फिर कब जो है सेल टैक्स 1990 कब आया? कब आया, क्या डेट है नवाज? किस तारीख को सेल टैक्स एक्ट 1990 को लाया गया? हाँ, 2013 को। हाँ, 1/11 नवाज तैयारी ठीक कर दो, इसको जान मार दो। टाइम इज वेरी शॉर्ट, यू आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम एंड रनिंग एट अ वेरी रैपिड स्पेस। पेस जो है ना, उस पेस के ऊपर टाइम शॉर्ट हो रहा है। तो 1/11/1990, और आपकी सिलेक्शन होगी, मुझे सबसे ज़्यादा खुशी होगी। आपकी सिलेक्शन होगी तो मुझे सबसे ज़्यादा खुशी होगी कि आपकी एफिलिएशन में ऐसा काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, तो मेहनत करो। अच्छा, 1/11/1990, और जब ये आया था ना, जब आया उस वक्त इसे कहा गया सेल टैक्स अमेंडमेंट एक्ट। उस वक्त सेल टैक्स एक्ट नहीं इसका नाम दिया गया, इसका नाम रखा गया सेल टैक्स अमेंडमेंट एक्ट 1990। ठीक है, ये नाम रखा गया। शायद वो पूछ ले कि जब ये 1/11/1990 को आया तो उस वक्त इसका नाम क्या था? तो सेल टैक्स एक्ट 1990 कह दे, सेल टैक्स एक्ट अमेंडमेंट कह दे, सेल टैक्स कुछ और कह दे, पहले नाम आपकी बात। तो आपने अमेंडमेंट वाले पे टिक करना है, आपने दूसरे पे नहीं करना। डेट का भी पूछ सकता है और ये भी पूछ सकता है। जब अगला साल शुरू हुआ ना, फाइनेंस एक्ट 1991 आया, 1991 फाइनेंस एक्ट में एब्रिविएट कर लेता हूँ एफए से। फाइनेंस एक्ट 1991 आया, तो फिर उन्होंने कहा कि इसको अमेंडमेंट को काट दो। ठीक है, और फिर नाम बन गया सेल टैक्स एक्ट 1990, जो आज तक जारी है, जारी और सारी है, और यही लिखा जा रहा है। फिर ये यार हुआ ये कि इनिशियली ये नॉर्दर्न एरियाज में नहीं लगता था, लेकिन 1990 में ये नॉर्दर्न एरियाज ऑफ पाकिस्तान, वहाँ पे भी लग गया। तो
इस डेट को लगा 27/12/1999, ये नादरन एरियाज में भी लगा दिया गया, वहाँ पे भी सेल टैक्स को लगा दिया गया। कौन था इस वक्त गवर्नमेंट में? परवेज मुशर्रफ साहब। जब ये तगड़े लोग आते हैं तो फिर अपनी मर्जी के काम कर जाते हैं, तो उन्होंने फिर कहा कि नादरन एरियाज में भी लगा दो। ठीक है जी, अब बात आगे बढ़ती है, लगा दो किसके ऊपर लगाना है। ठीक है, एक तो बात पहले ये कि सेल टैक्स को आपको अगर इंटरव्यू में पूछ लेता है कि सेल टैक्स किसके ऊपर लगता है, तो आप क्या कहोगे? आप कहोगे कंजम्पशन के ऊपर। आप क्या कहोगे? क्योंकि एक से नहीं पूछ सकता, वो 2-4 बंदों से कैंडिडेट से पूछ सकता है, तो आपसे पूछेगा तो आप क्या कहोगे? गुड्स एंड सर्विसेज पे लगता है। आप क्या कहोगे? ऑल टैक्सेबल गुड्स। आपको ये कहते हुए कुछ ख्याल नहीं आएगा कि मैंने क्या बताया होगा आप लोगों को? 5 नहीं, मैंने 5 चीजें गिनवाई थी किस पे लगेगा। इंपोर्ट एक्सपोर्ट मैंने 5 चीजें लेक्चर में भी कही हुई हैं, बिल्कुल, कि जब वो पूछेगा ना, अगर आप कहोगे ना सर टैक्सेबल गुड पे लगेगा, तो ओके सफिशिएंट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला जाएगा। लेकिन उसके दिमाग पे आप इम्पैक्ट नहीं छोड़ोगे। जब उसे कहोगे ना सर according to my knowledge, sale tax will be levied or charged on import, export, production, manufacture and consumption। ये क्या है कि जब आप पास लोगे ना, तो उसके माइंड पे आप इतनी चीज़ें छोड़ चुके होंगे कि वो फैसला कर चुका होगा आपके बारे में कि आपको कहाँ उसने किस कैटेगरी में लेना है। उसने वो अंदर से खुश होगा कि हमें जो इंस्पेक्टर चाहिए वो ये है कि हमने 1.5 साल से प्लान किया, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को कहा हमें इंस्पेक्टर चाहिए। ठीक है, तो इंस्पेक्टर चाहिए और ये क्वालिफिकेशन वाला चाहिए, और हमने एक प्रोसेस चलाया, रिक्वेजिशन भेजी, मिनिस्ट्री ने अप्रूव की, फिर हमने एफपीएससी को कहा कि हमें इस तरह के ये बंदे चाहिए। एफपीएससी ने टेस्ट लिया, शॉर्ट लिस्ट करके मेरे सामने बिठाया, और ये वो बंदा था जिसके लिए हमने इतनी मेहनत की। तो वो खुश होगा कि ठीक है यार, ये हमें चाहिए, मैं इसको रिकमेंड करता हूँ। लेकिन अगर आप वो पहले वाला आंसर दोगे ना, तो कंफ्यूज होगा कि यार चलो अगला क्वेश्चन पूछता हूँ कि शायद जो हम चाह रहे हैं इसके मुंह से वो निकल आए। ठीक है, तो आपने जब आंसर करना है तो आपने इसी तरह करना है। अभी तो हम चलो वो कर रहे हैं, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि ये 5 देखो, ये देखो ना, आपको मैं दिखाता हूँ। मुझको भी सही तरह आइडिया नहीं थे, लेकिन ये जब मैंने आपको पढ़ने के लिए और ज़्यादा बेहतरी के साथ पढ़ा, ठीक है, तो फिर मेरे और ज़्यादा चीज़ें समझ में आई। फिर मुझे पता चला कि मैंने अपने स्टूडेंट्स को किस तरह बताना। तो जहाँ से सेल टैक्स एक्ट 1990 स्टार्ट हुआ, उसी के अभी ये स्टार्ट भी नहीं हुआ, इससे पहले उन्होंने कुछ वर्ड्स लिखे। तो उन वर्ड्स को मैंने देखा कि उन्होंने इसमें बताया टू लेवे ऑफ अ टैक्स ऑन द सेल, फिर उसने ये 5 चीज़ें अंदर डाली इनके ऊपर। तो ये 5 चीज़ें मैंने आपको बताई, और यही चीज़ें जब आपके सामने इंटरव्यूअर बैठा होगा और आप इंटरव्यू होंगे, जब आप उसको प्रोनाउंस करेंगे तो उसके आप वो नहीं समझेगा कि यार ये बच्चा बहुत मेहनती है, वो आपको रिकमेंड नहीं करेगा, वो करेगा। तो इस तरह आप लोगों ने तैयारी करनी है, इस तरह चीज़ों को लेके चलना है आपने। और आपने तो किताबें भी सारी ले ली, तो इसका मतलब है कि जो मैं कहता हूँ आप लोगों को असर कोई नहीं होता। तो आप लोगों ने असर लेना है यार। अगर आप लोग असर नहीं लोगे ना, तो मेरे लिए भी डिसरिस्पेक्ट होगी और आप भी सफ़र करोगे। तो आप हो सकता है कि फिर अगले साल अगली दफ़ा दोबारा बैच आए तो आप फिर दोबारा तैयारी कर रहे हो। ठीक है, तो उससे ज़्यादा बेहतर नहीं है कि अभी आप लोग चीज़ों को लें, और मैं लिख के देने को तैयार हूँ कि अगर अभी आप इरादा कर लेते हैं कि मैं अपने बाहर की घूमना फिरना, मोबाइल का यूजेज, खाना खाने जाना, हॉस्टल में जो रहते हैं वहाँ पे 2-2 घंटे बैठे रहना, अभी खाना खा के कमरे में पहुंचे, कोई और दूसरा दोस्त आ गया तो फिर उसके साथ चाय पीने चले जाना।
ठीक है, अगर ये चीज़ें आप अवॉइड कर लेते हैं सिर्फ टेस्ट की डेट तक और पूरा कंसंट्रेट करते हैं ऑन योर एजुकेशन, ऑन योर प्रिपरेशन, इंशाल्लाह यू विल फेस नो हर्डल टू अचीव योर ड्रीम्स। अभी तो करंटली तो ये ड्रीम है ना, जब ये अचीव हो जाएगा तो आप आगे निकल जाना। ये आप रुकना ना, यहाँ पे रुकना नहीं चाहिए। जब ये अचीव हो जाए इंस्पेक्टर जनरल रेवेन्यू, तो आगे आगे एक चीज़ अचीव कर ली है, उसके बाद आगे चलें। जो जो नहीं चल सकते हो चले वो रुक जाएं, लेकिन बाकी अपनी कैपेसिटी को और बिल्डअप करें और आगे जाएं, और टेस्टों में बैठें, सीएसएस की तरफ आए, पीएमएस की तरफ आए, और कोई डिप्टी डायरेक्टर एडिशनल डायरेक्टर की डायरेक्ट जॉब आती है उसकी तरफ आए। लेकिन पहले अपने आप को ये आदत तो डालें कि मैंने पढ़ना है, और आदत डालें कि मैंने लाइब्रेरी के अंदर बैठ के पढ़ना है, मैंने वहाँ पे बैठ के पढ़ना है जहाँ पे डिट्रैक्ट, मुझे मेरे रास्ते से हटाने वाली डिस्ट्रैक्शन कम से कम हो, तो वहाँ बैठ के पढूँ। मैं जब पढ़ने लगूँ तो अपने मोबाइल को अपने आप से अलग कर दूँ। ये मैं हर दफ़ा बताता हूँ स्टूडेंट्स को, और ये मैं अपने आप को फ़र्ज समझता हूँ कि ये तो पढ़ाना बहुत ज़रूरी है, लेकिन काउंसलिंग बहुत ज़रूरी है। ये काउंसलिंग बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं भी वो गलतियाँ कर रहा हूँ, आप भी वो गलतियाँ कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन अभी आपके पास वो टाइम नहीं है कि आप इन गलतियों को ज़्यादा देर तक कर सकें। फेसबुक को कम कर दें और व्हाट्सएप को कम करें, और मैं सबको कहता हूँ एक डिक्शनरी लें, क्योंकि जब भी आप पढ़ रहे होंगे आपको डिफ़िकल्ट वर्ड्स आएंगे। जब डिफ़िकल्ट वर्ड्स आएंगे तो आप मोबाइल को खोलोगे, मोबाइल पे आप जाके गूगल करोगे, आप गूगल में उसको टाइप करोगे या आप उनके साथ बोल दोगे मुझे ये मायना बता रहे। अभी आप उस काम के लिए, अच्छे काम के लिए, भले काम के लिए आप मोबाइल की तरफ जा रहे हो, मोबाइल से रिव्यू कर रहे हो, लेकिन उस काम से पहले पहले दरमियान में कोई और आ जाए, दरमियान में व्हाट्सएप का मैसेज आ जाएगा, दरमियान में फेसबुक का नोटिफिकेशन आ जाएगा, और आप कभी भी वापस अपनी किताब पे नहीं आ सकते। आपको 2-3 घंटे पता नहीं चलेगा कि आप इस दुनिया में हैं या नहीं है, आपके वो 2-3 घंटे गुजर जाएंगे। तो ये बताना बहुत ज़रूरी है आपको कि आप इस चीज़ को अवॉइड करें। आप डिक्शनरी आपके पास पढ़ी है, ठीक है, नहीं तो लाइब्रेरी जाएँ, वहाँ पर सारा माहौल बना पड़ा है, वहाँ जाएँ, बस्ते बैग अपने साथ लेके जाएँ, वहाँ पे बाहर रखें, अंदर पढ़ना शुरू कर दें, जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है बाहर आके निकालें, अंदर चले जाएँ। लाइब्रेरी से अगर आप पंजाब यूनिवर्सिटी की सराउंडिंग में रह रहे हैं तो वहाँ पे लॉ कॉलेज की यूनिवर्सिटी में लाइब्रेरी में चले जाएँ। कोई अगर कायद-ए-आज़म लाइब्रेरी की सराउंडिंग में रह रहा है, यहाँ पे वो इधर चला जाए। कोई कोयटा में है तो कोयटा वाले अपनी लाइब्रेरी में चले जाएँ। जितना डिस्ट्रैक्शन कम कर सकते हैं उतना कम करें। ठीक है जी? घर में जिस तरह मेरी तरह का बंदा, मैरिड बंदा जिसके बच्चे हैं, तो वो तो नहीं पढ़ने देंगे। तो फिर आप लोग फिर उस लिहाज से मैनेज करेंगे। उतने दिन घरों से थोड़ा-सा दूर होके और स्टडी करें। जब ये करेंगे तो इंशाल्लाह रिज़ल्ट मिलेगा, और जब रिज़ल्ट मिलेगा तो यार आप मैं कह रहा हूँ कि आप कुछ भी नहीं है ना, लेकिन कल को आप देखिए बड़े-बड़े अच्छे लोग आपसे कॉल करके मशवरा ले रहे हैं, क्योंकि सक्सेस हैज़ मैनी फादर्स, यही कहा जाता है, कामयाबी तो बहुत से बाप होते हैं। तो हर बंदा आ जाता है उसको सेलिब्रेट करने के लिए, ठीक है। निकाम बंदे के पास जो है ना, वो अगर आप किसी के रिलेटिव नहीं भी है ना, तो वो कह रहा होगा यार फलान जो है ना वो हमारे चाची का बेटा है, फलान जो है ना वो फलान, हालांकि वो उसको पता भी नहीं होता, और दूर दूर का कोई रिश्ता नहीं होता, लेकिन लोग रिश्तेदार बना लेते हैं यार, क्योंकि वो उसका नाम अच्छा चल रहा होता है, उसकी रिस्पेक्ट होती है, तो जिसकी होती है उसके साथ लोग अपने आप को अटैच करके फख्र महसूस करते हैं। फलान जो एसपी है वो हमारा कज़न है, ऐसे ही होता है। फलाने वकील साहब जो है वो हमारे भाई हैं, फलाने इंस्पेक्टर जो है वो मेरे खाला का बेटा है, हालांकि ना वो शायद पता भी ना हो। ठीक है, तो इन चीज़ों को अचीव करने के लिए, अपनी रिस्पेक्ट के लिए, हलाल रिज़्क कमाने के लिए, इसके लिए मेहनत करें। और जो इंस्पेक्टर बन के आपने हलाल कमाना है वो मुझे भी पता है, आपको भी पता है। तो मेहनत इतनी कोई सी इतना और किसी जॉब के पीछे पड़ती ही नहीं है जितना एफबीआर के इंस्पेक्टर के पीछे पड़े होते हैं। चलें, ये हमने कर लिया कि किन किन चीज़ों पे लगता है। तो मैंने बताया आपको
मैंने भी कैसे बताया, मैंने भी पढ़ रहा हूँ तो आपको बता रहा हूँ। और चलो मैं आईसीएम में जब मैंने किया तो तब से पढ़ना स्टार्ट कर लिया, अब आप पढ़ोगे तो आपको भी पता चल जाएगा कि ये क्या है। तो ये आपने कह देना कि ये सेल पे तो डेफिनेटली है ही है, लेकिन सेल के अंदर इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग और कंजम्पशन, इनके ऊपर ये है सेल टैक्स। देख देता हूँ मैं कि ये इंपोर्ट, इंपोर्ट क्या होता है? पाकिस्तान से बाहर से पाकिस्तान के अंदर कोई चीज ले है। एक्सपोर्ट, पाकिस्तान के अंदर से पाकिस्तान से बाहर चीज भेजना। अब यहाँ आके कंफ्यूजन होगी। प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग और कंजम्पशन। बेसिकली है ये, यहाँ पे मेन कंसेप्ट ये है ना, जो कंज्यूम कर रहा होता है। सेल टैक्स कौन पे करता है? जो चीज़ को खाता है, जो कंज्यूमर होता है, ठीक है, जो जो सर्विसेज को यूज कर रहा होता है, बर्डन उसके ऊपर पड़ता है, सारा टैक्स वो दे रहा होता है, इसलिए इनडायरेक्ट टैक्स कहा जाता है इसे, ठीक है। तो ये बेसिकली यही होता है। लेकिन इसका आपको पता है, इसको पता है, कंजप्शन आपको पता है कि खाने के ऊपर है, इस्तेमाल करने के ऊपर है, यूटिलाइजेशन के ऊपर है। ये और ये आप कहोगे सर ये क्या है? तो इस तरह भट्टों का नहीं कहा मैंने, भट्ठे वाले क्या कर रहे हैं? वो प्रोड्यूस कर रहे हैं, ईंटें प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। तो उन पे हर प्रोड्यूस होने वाली चीज़ पे नहीं, उसके ऊपर प्रोडक्शन फैसिलिटी पे लगा दिया कि जिसका भट्ठा जो है वो कुशाब में होगा तो वो आई थिंक 8,500 से शुरू होता है और मैक्सिमम भट्टे पे 12,500 है। तो जिस इलाके में है ना, पंजाब में जो पिछले वाले मीन की जो कम तरक्की याफ्ता जो आगे ज़िला है वहाँ पे कम है, लेकिन जो इस्लामाबाद, लाहौर और इस तरह की विसिनिटी में है 12,500। तो ये उन्होंने क्या कहा, प्रोडक्शन के ऊपर लगा दिया, प्रोडक्शन कैपेसिटी के ऊपर लगा दिया, ठीक है। और मैन्युफैक्चरिंग तो आपको पता है कि मैन्युफैक्चरिंग इज अ प्रोसेस, एक अमल है कि रुई को लिया जाता है, रुई से कपड़ा बना के बाहर निकाल दिया जाता है, ये कपड़े को रात को लिया जाता है, उसको रन करके स्टिच करके शर्टें बना के निकाल दी जाती है। तो इसलिए उसने थोड़ा सा डिफरेंस पैदा किया ताकि अगले कंफ्यूज ना हो। तो उसने कह दिया कि ये इस तरह करके इन पे लग जाएगा। अच्छा, तो इन पे लगाने के लिए उसने कहा कि ये सारे पाकिस्तान पे लगेगा। तो कानून वाले जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान पढ़ा हुआ है वो जानते हैं कि आर्टिकल 1, इसको कैसे पढ़ा जाएगा जी? ये आर्टिकल 1 है, तो आर्टिकल 1 के अंदर ये जो है इसको क्या कहते हैं? सबसेक्शन 2 सेक्शन 1 नहीं, सेक्शन नहीं होते आर्टिकल, आर्टिकल के अंदर सेक्शन तो नहीं होते ना। आपकी जो है ना लॉ वालों से हम बेनिफिट उठाएंगे, क्या कहा जाएगा जी इसे? हमें हमें तो इसका ऑर्डिनेंस का हमें बिल्कुल पता है। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस, सेल टैक्स एक्ट, सेक्शन है, सब सेक्शन है, क्लास है, सब क्लास है, जहाँ तक जाएंगे सब सब क्लास है, हम चलते जाएंगे। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में हम इतने तगड़े नहीं है, वो आप हमें बताएंगे, चलें आप कल बताएंगे, ठीक है। कि ये तो मुझे पता है कि आर्टिकल 1 है, लेकिन आर्टिकल 1 के अंदर जो जिस तरह सेक्शन 1 सब सेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 1 ये कहता है, ये 2 ऑफ आर्टिकल 1 ये कहता है, तो इसके अंदर पूरा पाकिस्तान बयान किया गया। अगर आपको पूछा जाए कि पाकिस्तान क्या है, तो मैं कहो कि आर्टिकल ये वाला पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 का पढ़ लो, इसके अंदर जो जो कुछ लिखा हुआ है पूरा पाकिस्तान है, तो पूरे पाकिस्तान पे लगा हुआ है ये, और यहाँ से पढ़ा जा सकता है। ठीक हो गया जी। अच्छा, वो कहता है होल ऑफ पाकिस्तान को लगेगा और 1/11/1990 को लगेगा। ये याद रखना, 1/11/1990 जिस महीने में आपका पेपर हो रहा है वो महीना है और 1990 है, और उस महीने की पहली तारीख है। अपने आप को याद रखने के लिए कि नवंबर में टेंटेटिव डेट दिया उन्होंने कि नवंबर को पेपर हुआ, तो नवंबर का महीना है और 1990 है, और इस महीने की पहली तारीख है जब सेल टैक्स एक्ट जो है वो आ गया था। फिर वो कहता है कि हर सेल टैक्स एक्ट, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस, फेडरल एक्साइज एक्ट, इसका सेक्शन 2 जो है ना सबका, वो डेफिनेशंस को डील करता है। सेक्शन 2 जो है वो डेफिनेशंस को डील करता है। अच्छा, डेफिनेशन में
वो कहता है कि पहली डेफिनेशन में कहता है कि एक्टिव टैक्स पेयर कौन है। युवराज साहब कौन है जी एक्टिव टैक्स पेयर? एपीआई लिस्ट में होता है जिसने टैक्स पे कर दिया। हाँ, जिसने टैक्स पे कर दिया है वो एक्टिव टैक्स पेयर होता है। आप वैसे बैंक में जाते हो, बैंक में वो अगर आप बैंक का इंस्ट्रूमेंट बना रहे होते हो तो वो कहते हैं यार आप एक्टिव टैक्स पेयर है या नहीं है। आप कहते हो कि यार मैंने वकील साहब को कहा था रिटर्न फाइल का तो चेक कर लो कि उसने फाइल की है नहीं, अगर की होगी टाइम पे तो मेरा नाम एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में होगा, ठीक है, वो तो इनकम टैक्स में हो गया। इसी तरह सेल टैक्स एक्ट की एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट होती है, सेल टैक्स रजिस्टर्ड पर्सन की भी एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट होती है। तो वो कहता है इस कानून के अंदर डेफिनेशन करते हुए बताता है कि यार ये वाले जो है ना ये एक्टिव हैं और इनके अलावा बाकी सारे क्या हैं, नॉन एक्टिव। ऐसे ही है नहीं, वो मैं आपको बता दूं, जिस तरह मैं आपको कहूँ कि वही एग्जांपल दिया करते क्लासरूम की, क्लासरूम की हम एग्जांपल लेते हैं कि यार रोल नंबर फलां और रोल नंबर फलां ये फेल है, बाकी सारे क्या हैं, पास। एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट सेल टैक्स का वो ये कहता है कि ये वाले जो है ना एक्टिव नहीं है, बाकी सारे क्या हैं, एक्टिव है। एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में जिनको एक्टिव टैक्स पेयर कहता है उनमें कहता है कि ये वाले जो है ना ये एक्टिव नहीं है, इनके अलावा बाकी क्या है, एक्टिव है। अभी जो नहीं है मैं वो बता देता हूँ, इसके अलावा बाकी आप सारे समझ लेना को सारे एक्टिव है। हाँ वही 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 तो वही हम अच्छा एक और बात यार वो बतानी बहुत जरूरी है, मैं बता देता हूँ कि प्लीज ये जो चैट रूम है आप देख रहे हैं कोई नया तो नहीं एडमिट होने वाला। हाँ एक तो आप लोगों ने ना देर इज नो फाउंडेशन की आप पे कोई हम कोई लिमिटेशन नहीं लगा रहे हैं, जितने मर्जी ग्रुप्स के मेंबर बने व्हाट्सएप ग्रुपों में आप जाएं, आप लोग सीखें सिखाएं लोगों को पूछें। लेकिन देखो क्लास मैंने यहाँ शुरू की है, अगर कोई यहाँ से लिंक उठाता है और लिंक उठा के किसी और ग्रुप में शेयर करता है तो आपके ऊपर एक ऑब्लिगेशन है, वो ऑब्लिगेशन है कि आप हमें बताएंगे कि सर आपने ग्रुप बनाया हुआ है स्टूडेंट्स का और आप उनको लिंक शेयर करते हैं, आप उनको क्लास में एडमिट करते हैं, नो डाउट कि हम आपको रोल नंबर एलोकेट कर देंगे और रोल नंबर के मुताबिक जो स्टूडेंट आएगा उसको क्लास में एडमिट करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। लेकिन तब तक आपकी जिम्मेदारी तो बनती है कि आप ग्रुप में है वहाँ डिस्कशन कर रहे हैं, हमारी क्लास शुरू होती है, इधर से कोई लिंक उठाता है अच्छा बंदा और उठा के वो उस ग्रुप में फेंक देता है, उधर से एडमिट के लिए आते हैं, हम एडमिट कर देते हैं। तो ये जो है ना ये अनऑथराइज्ड यूज है। तो अगर हमें ऐसी कोई बात हमारे नॉलेज में आती है और आप लोग उस ग्रुप में मौजूद हैं और आप हाईलाइट नहीं कर रहे तो फिर हम आपको रिक्वेस्ट करेंगे कि आप प्लीज जो है ना वो अकेडमी नहीं है, फिर हम आपको रिक्वेस्ट कर देंगे। लेकिन अगर आप हमें बता देते हैं और ये इवन कि अगर आप वहाँ से एग्जिट भी कर देते, चलिए आप कहते हैं मैंने नहीं बताना, आप उस ग्रुप को छोड़ देते तो फिर भी आप अकेडमी आते रहें, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन आप वहाँ पे मौजूद हो रहे और गलत काम होता रहे फिर नहीं ठीक, ये सही नहीं है। ठीक है आप कहें सर मेरा नहीं दिल किया बताने को, मुझे नहीं अच्छा लगा जो कुछ भी है, लेकिन देखिए मैंने जैसे शुरू हुआ मैं एग्जिट कर गया था वहाँ से, मैं उस ग्रुप का मेंबर ही नहीं रहा, तो हम कहेंगे ठीक है जनाब कोई मसला नहीं है, अकॉर्डिंग टू हमारी जो आपस में कमिटमेंट है उसमें ठीक है आप सही। लेकिन अगर आप वहाँ पर बैठ के इंजॉय करते रहें और फिर आपको समझा जाएगा कि आप भी उसके पार्ट हैं, ठीक है। तो ये हम आपको रिक्वेस्ट करेंगे कि आपने ऐसी चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं होना। जिसको अगर देखें जिसको बड़ी ज़रूरत है, जो कि जिसके वालिदैन नहीं है, जो डिजर्विंग है वो हमसे रब्ता कर लें, ठीक है, हम डिजर्विंग को हम देख लेंगे, ठीक है, हम उसको एंटरटेन करेंगे। किसी के साथ भी हो सकता है, तो अगर कोई ऑर्फेन है यतीम है तो एक निज़ाम कुदरत है वो आए हम उसको फ्री देंगे, आ जाए हम पढ़ा देंगे उसे, ठीक है। अगर उसको कोई इशू है खुद रब्ता कर लो यार,
आप प्लीज अगर आपने करना है तो हमसे पूछ के कर लें, लेकिन ऐसा ना कीजिएगा कि शेयर हो रहा हो और आप वहाँ पे बैठे रहें, ये आपने प्लीज नहीं करना। आर्किटेक्चर भी फिर वो पता क्या होता है कि लास्ट टाइम हुआ ऐसे, जब हम स्टूडेंट हुए थे, सर आपने हमें बताया नहीं था। यार ये एक बताने वाली चीज़ है कि आपको नहीं पता कि ये गलत काम हो रहा है, आप लिंक पे लिंक शेयर किए जा रहे हो। इवन ये फिर वो अपने वालिदैन से कॉल करवाते हैं, इधर ही खड़े हो गए हम उसको तालियां रखी हुई कि सर बेटे से गलती हो गई, फिर बेटा लिंक को उठा रहा है और बेटा सोशल मीडिया पे चला रहा है उस लिंक को, बेटे सर इसको समझ नहीं है, वो समझ नहीं है तो इंस्पेक्टर का पेपर देने क्यों आ रहा है। फिर हमने कहा चलो कोई नहीं यार, ठीक है आप तो हमारे बड़े हैं, डेफिनेटली आप अगर इसके वालिद हैं तो हम अलाउ कर देते हैं, फिर हमने दे दिया, कोई मसला नहीं है, ठीक है। लेकिन वो आप इस तरह का काम ना करें कि आपके फादर को इससे रिक्वेस्ट भी करनी पड़े कि सर काइंडली इसको वापस ले लें। और अगर आप कर रहे हैं तो फिर आप में इतना होना चाहिए, फिर आप रिक्वेस्ट ना करें दोबारा, फिर आपको कहेंगे ठीक है सर मैं आपने नहीं लेना तो ना लें, बस दैट्स इट। फिर वो बेचारा फादर जो है वो बेटी की जगह पे आके रिक्वेस्ट कर रहा हो। अच्छा जी, तो उन्होंने कहा कि ये वाले जो है ना ये फेल हैं, इसके बाद बाकी सारे जो हैं वो एक्टिव हैं। वो फेल कौन से हैं? जो ब्लैक लिस्ट हो गया, ठीक है, जिसको जिसके रजिस्ट्रेशन को सस्पेंड कर दिया गया, ठीक है, और जो डी रजिस्टर्ड हो गया, ऐसी है जी कि डी रजिस्टर्ड का नाम नहीं है इसमें, नहीं होगा, नहीं है वो सिर्फ रजिस्ट्रेशन। हाँ तो Suspension of registration। सेक्शन कौन सा डील करता है इनके साथ वैसे? डी रजिस्टर्ड को, ब्लैक लिस्टेड को और सस्पेंडेड को। 21 ही करता, 6 नहीं करता। तो आपने ये याद रखना है कि कौन सा सेक्शन ब्लैक लिस्टेड बंदे को, सस्पेंडेड को और डी रजिस्टर्ड वाले को डील करता है। तो सेक्शन कौन सा है? 21 को आपने याद करना है। मैं बता रहा हूँ कि ये वाले जो लोग होंगे ना वो एक्टिव नहीं होंगे, लेकिन अगर इनको देखना हो कि ये कहाँ पे हैं तो आपने कहना है सेक्शन 21। फिर ऐसा बंदा, सेल टैक्स की रिटर्न सालाना नहीं जमा करवाई जाती, महाना जमा करवाई जाती है। इसलिए सेल टैक्स में जिस वकील का काम चल जाता है उसके पास पैसे तगड़े आने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि हर महीने रिटर्न आनी है, ठीक है। तो सेल टैक्स की रिटर्न जब मिल जाती है और आप 2 दफ़ा सेल टैक्स को जमा करवाने की तारीख जो है वो 15 है, ठीक है। हर महीने की जो फॉर एग्जाम्पल आप पिछला महीना कौन सा गुजरा है? सितंबर गुजरा है, तो सितंबर जब ये खत्म हुआ तो अक्टूबर की 15 तक आज हमने रिटर्न भी जमा करवा के जानी है। क्लाइंट का फोन आ रहा था, मुझे टाइम नहीं मिला, चलो आपसे करवा देंगे। अच्छा तो 15 तक जमा करवानी होती है, लेकिन FBR को साथ में इख्तियार दिया गया कि 3 दिन एक्सटेंड किए गए, आप 18 तक करवा लिया था, लेकिन ला के मुताबिक क्या है 15 तक। तो 15 तक जो है आपने रिटर्न जो है वो जमा करवानी होती है। आपने 15 तक जमा नहीं करवाई, 2 लगातार रिटर्नें आपने ड्यू डेट के अंदर जमा नहीं करवाई, तो ड्यू डेट के अंदर 2 रिटर्नें जमा नहीं करवाई तो फिर क्या हो जाएगा? फिर यही होगा कि आपको आउट कर दिया जाएगा, आप फिर उनमें शामिल हो जाओगे जो कि एक्टिव नहीं है, ठीक है। तीसरा, आप जो सेल टैक्स में रजिस्टर्ड है डेफिनेटली वो पहले इनकम टैक्स में रजिस्टर्ड। इनकम टैक्स में ये सालाना रिटर्न जमा करवानी होती है, और सालाना रिटर्न जो जमा होती है वो सेक्शन 114 में होती है। इनकम टैक्स की रिटर्न जो जमा होती है वो किस में जमा होती है? 114 में, या एक स्टेटमेंट जमा होती है 115 में, ठीक है। जो टैक्स पेयर होता है उसने या ये जमा करवानी होती है या ये जमा करवानी होती है, दोनों में से एक होती है, ठीक है। ये क्यों होती है ये बात के मामले हैं, लेकिन दोनों में से एक जमा करवानी होती है। तो आपने जो इनकम टैक्स रिटर्न जमा करवानी थी 114 की, वो टाइम के अंदर नहीं जमा करवाई। अगर टाइम के अंदर नहीं जमा करवाई तो फिर आपके साथ क्या होगा? आप एक्टिव टैक्स में, सेल टैक्स में भी निकल जाओगे। और फिर एक क्या होता है कि एक होता है विद होल्डिंग एजेंट का कॉन्सेप्ट। लाइक आप मुलाजम हैं, आप नौकरी पेशा हैं, आप नौकरी करते हो, इतनी सैलरी लेते हो कि उस पर टैक्स बनता है। फॉर एग्जाम्पल आप नौकरी करते हो तो आप पे सालाना टैक्स जो है ना वो बन जाता है 1,20,000। जो आपका एम्प्लॉयर है जिसने आपको नौकरी पर रखा हुआ है,
जब आपको सैलरी दिया करेगा, नहीं आपका साल का टैक्स बनना है, जब भी आपको सैलरी दिया करेगा वो इसको करेगा तकसीम 12, तो हर महाना टैक्स इतना बन गया 10,000। 10,000 तो 10,000 जितनी भी सैलरी आपको दिया करेगा उसमें से 10,000 रख लिया करेगा। तो ये रखने से वो क्या बन गया, विद होल्डिंग एजेंट। जब वो विद होल्डिंग एजेंट बनेगा तो 10,000 वो एफबीआर को जमा करवाया करेगा। जब पैसे जमा करवाएगा तो उसमें फर्ज हो जाता है कि वो विद होल्डिंग की स्टेटमेंट भी फाइल करे। विद होल्डिंग की स्टेटमेंट किस सेक्शन में फाइल होती है, 165। ठीक है, अब उस पर फर्ज था विद होल्डिंग की स्टेटमेंट फाइल करना, उसने विद होल्डिंग की स्टेटमेंट जो है वो फाइल नहीं की। ठीक है, चाहे वो क्वार्टरली थी चाहे वो एनुअली थी, उसने रिटर्न टाइमली फाइल की नहीं है, टाइमली नहीं की, तो फिर क्या होगा, उसका नाम कहाँ से निकल जाएगा, एक्टिव टैक्स पेयर से निकल जाएगा। तो ये 4 इवेंट अगर हो जाएंगे, अगर ये 4 इवेंट हुए हैं तो वो फेल है, वो फेल है, वो पास नहीं है। तो जो फेल है वो सारे के सारे नॉन एक्टिव है और बाकी सारे जो है वो एक्टिव है। ठीक हो गया जी, तो ये था एक्टिव टैक्स पेयर। अच्छा, आगे डेफिनेशन है, ये तो हमने एक्टिव टैक्स पेयर की। आगे एपलेट ट्राइब्यूनल, इसकी डेफिनेशन है एपलेट ट्राइब्यूनल। Appellate Tribunal is abbreviated as ATIR, Appellate Tribunal Inland Revenue। जैसे आपकी पोस्ट क्या है, IIR, इंस्पेक्टर इनलैंड रेवेन्यू, इसी तरह ये क्या है, Appellate Tribunal Inland Revenue। ठीक, तो ये Appellate Tribunal होता क्या है, ठीक है, Appellate Tribunal स्टूडेंट्स ये होता है कि देखो आपने रिटर्न फाइल की, सेल टैक्स रिटर्न फाइल की, जो आपने 15 तारीख को की, रिटर्न फाइल होगी, रिटर्न फाइल होके चली गई एफबीआर के पास। एफबीआर ने एक सिस्टम रखा हुआ है क्रेस्ट। क्रेस्ट क्या होता है, कंप्यूटराइज्ड रिस्क बेस्ड इवैल्यूएशन ऑफ सेल्स टैक्स। उसने रन किया, उसने कहा देयर आर डिस्क्रिपेंसीज, ठीक है, या ऑफिसर जो था उसने खुद देख लिया कि यार ये डाउट है कुछ, ठीक है, इन दोनों की सूरतों में आपकी हो गई वेरिफिकेशन। ऑडिट क्या होता है, वेरिफिकेशन ही होती है ना, कि आपने जो असर्शन दी उसको वेरीफाई करते हैं, इसको ऑडिट कहा जाता है। उसने वेरिफिकेशन की और वेरिफिकेशन करके कहा कि जनाब सेल टैक्स रिटर्न जमा करवाते हुए आपने कहा कि मेरा टैक्स जो है वो 10 लाख है, लेकिन जब वेरिफिकेशन हुई तो पता चला यार 10 नहीं, ये तो 20 लाख बनता है। ऑफिसर ने कर दिया ऑर्डर कि ऑफिसर क्या है, असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, उसने ऑर्डर किया कि यार 2 लाख 20 लाख बनता है, तुम 10 लाख दे के गए, 10 लाख और आगे जमा करवाओ। वो जमा करवाने की बजाय कहता है कि भाईजान मैं पागल हूँ, मैंने काम ठीक किया था, मैंने भी चार्टर्ड अकाउंटेंट और एसीएम में रखा हुआ है, तो मेरा 10 लाख नहीं बनता। वो कहता है, वो कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू के पास चला जाता है, अपील के पास। कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू अपील के पास जाता है और उसको एविडेंस देता है, अपील करता है, और अपील करके वहां से कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू फैसला सुना देता है। फैसला अगर इस बंदे के हक में आ जाता है तो बंदा खुश हो जाता है, और डिपार्टमेंट के खिलाफ आता है, डिपार्टमेंट नाराज हो जाता है, या इसके हक में आ जाता है डिपार्टमेंट के और इस बंदे से फैसला कमिश्नर साहब इसके अगेंस्ट कर देते हैं। दोनों सूरतों में जिसके भी अगेंस्ट होता है उसके पास रेमेडी मौजूद है, इलाज मौजूद है कि अगले प्लेटफॉर्म पे आ जाओ। अगर तुम्हारे साथ नाइंसाफी हुई है और तुम समझते हो कि मैं अग्रीव्ड पर्सन हूँ, तो अग्रीव्ड पर्सन अपने ट्रिब्यूनल इनलैंड रेवेन्यू में आ जाए, वहां आके अपील कर, ठीक है। तो यहाँ ये है अपना ट्रिब्यूनल इनलैंड रेवेन्यू की, जहाँ पे मेंबर्स बैठे होते हैं, मेंबर जुडिशियल भी होता है और मेंबर अकाउंटेंट भी होते हैं, ठीक है। तो वो फिर फैसला सुनते हैं, वो अपील सुनते हैं। तो ये है अपना ट्रिब्यूनल इनलैंड रेवेन्यू जिसके बारे में वो बात कर रहा है। अपना ट्रिब्यूनल इनलैंड रेवेन्यू को सेक्शन 130 इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का डील कर रहा है, ठीक है। तो ये था अपने ट्रिब्यूनल इनलैंड रेवेन्यू का कॉन्सेप्ट। मैंने आपको जो समझा दिया, आने वाले दिनों में जब भी हम बात किया करेंगे तो आपका फौरन माइंड पहुंच जाएगा कि अपने ट्रिब्यूनल इनलैंड रेवेन्यू होता क्या है।
हाँ, ये दिन पता है क्या होते हैं? दिन मैं आपको बता देता हूँ, आपको 30 का टेबल पढ़ना होगा, 30 का पहाड़ा पढ़ना होगा। कि जब इसने ऑर्डर किया, ऑर्डर रिसीव हुआ, रिसीव होने के 30 दिन के अंदर आप इसके पास आ सकते हो। जब इसने फैसला कर दिया, इसके फैसले के बाद आपने इसके पास जाना है, तो 30 मल्टीप्लाई बाय 2, 30 ज़रबे 1 30, 30 एकम 30 कर लें, 30 मल्टीप्लाई बाय 2, 60 आपको शायद समझ नहीं आ रही होगी, इसलिए हम इस पे आ जाते हैं। 60 अपने ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ जाना चाहते हो तो आप हाई कोर्ट में जाओगे, ठीक है? हाई कोर्ट में जब जाओगे तो 30 ज़रबे 3 90 दिन, इसके फैसले के 90 दिन के बाद, इसके फैसले के 30 दिन के बाद, इसके फैसले के 60 दिन के अंदर अंदर आप ये सारा कुछ काम कर सकते हो। तो 30 60 90 मैंने आपको दिन के हिसाब से भी याद करवा दिया कि अगर आप याद करना चाहते हैं, पेपर में आता है, तो आप ये अटेम्प्ट कर सकते हैं। हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट में भी कर सकते हैं। बिल्कुल, आप लीव टू एप्लीकेशन अपील, सुप्रीम कोर्ट में हर डायरेक्ट तो अपील नहीं कर सकते। लीव टू अपील करना पड़ेगा कि उनसे इजाज़त लेनी पड़ेगी सुप्रीम कोर्ट से कि प्लीज़ गिव अस लीव टू अपील, कि हमें इजाज़त दें कि हम अपील करते हैं। हाँ, तो ये लीव टू अपील करना पड़ता है, सुप्रीम कोर्ट इजाज़त देती है, तो फिर वहाँ पे अपील हो जाती तो वहाँ पे भी डेज मल्टीप्लाई होगा, है। नहीं, वहाँ पे डिपेंड्स अपॉन के वो हाँ, क्या टाइम देते हैं। हाँ, वो जो है ना, लिमिटेशन एक्ट के मुताबिक, लिमिटेशन एक्ट कौन सा है पाकिस्तान में? हाई कोर्ट से अगर फैसला आता है तो 30 डेज। लिमिटेशन एक्ट 1908, उसके मुताबिक 30 दिन के अंदर अंदर आपने वहाँ चले जाना होता है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। लीव टू अपील आपने करना होता है। लीव टू अपील होता है कि इजाज़त दें, हम अपील जमा करवा दें। वो इजाज़त देती है सुप्रीम कोर्ट पहले, कि हर बंदे का मुंह उठा के ना चला जाए सुप्रीम कोर्ट में, पहले इजाज़त लेनी पड़ती है कि हम आए, के अंदर आ जाए, तो कहते हैं हाँ आ जाएं, तो फिर आप अंदर चले जाते हैं, नहीं तो फिर वहाँ से वो दरवाजे से वापस भेज देते हैं। ये सिर्फ याद करने के लिए कि लीव टू अपील कराओ। ठीक हो गया? मैंने LLM भी स्टार्ट किया है ना अभी, तो हाँ, तो मैं कह, तो अभी अकाउंटेंसी से हट के मैं ना टोटल अपने आप को टैक्सेशन पे लेके जा रहा हूँ कि रिपोर्टिंग शिपोर्टिंग और हर चीज़ से हट के मैं इसमें अपने आप को जो है ना कैरियर बनाना चाह रहा हूँ कि लॉ के अंदर बनाया जाए। मुझे लगा कि इसमें गैप है, जिसमें एडजस्ट हुआ जा सकता है लॉ के अंदर। जो वकील साहब हैं हमारे, जितने भी वकील भाई हैं, तो उस लेवल की मेहनत हम लोग नहीं करते। अकाउंटिंग में देखा जाए तो कंपटीशन ज़्यादा है कि नहीं है? कि CA और ACA में, सीमा, ACCA, CPA कनाडा, CPA अमेरिका, लेकिन हमारे जो वकला में अगर देखा जाए तो 40 में ज़्यादा कह दूँगा शायद, लेकिन 40-60 है कि 60 जो है बेचारे वो नहीं मेहनत करते, वो डे टू डे जो है ना, हाँ, और 10% फिर बहुत पीक में है, और बाकी 20-30 जो है वो मिडल में है। लेकिन अगर आप CA जितने भी देखोगे वो मिडल से थोड़ा सा ऊपर ही है, ACA में देखोगे वो मिडल से थोड़ा सा ऊपर ही है, कि अगर कहीं पे भी जॉब पे जाते हैं तो 1.5-2 लाख की मिल जाती है, और चार्टर्ड अकाउंटेंट जो है 3-4 से नीचे नहीं आता। लेकिन हमारे वकील साहब बहुत कम है जिनको 3-4 ऑफर होता हो जॉब पे, ठीक है? नहीं तो बेचारे बैंक की 2-4 केस ले लेते हैं, 2-4 केस वो रेलवे के पकड़ लेते हैं, 2-4 सुविधाज के पकड़ लेते हैं। तो इस तरह वो बेचारों की, इलेक्शन में हम लोग बहुत आगे आगे होते हैं। ये चीज़ है। अच्छा, फिर आगे इसके आगे डेफिनेशन ऑफ अप्रोप्रिएट ऑफिसर। मेरा अल्हम्दुलिल्लाह एक पेपर का रिजल्ट आने वाला है, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट सेक्रेटरीज ऑफ पाकिस्तान, ICSP। कंपनी सेक्रेटरी जो लगते हैं ना, उनको ICSP करना पड़ता है, या तो चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, या ACA में हो, या फिर वो इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट सेक्रेटरीज ऑफ पाकिस्तान का मेंबर हो। उसके 16 या 17 पेपर थे, मेरे बाकी सारे पास हैं, एक का मैंने दिया होगा। वो इंशाल्लाह रोज़ाना मैं कॉल तो करता हूँ उन्हें कि यार बता दो कब आना है रिजल्ट। वो 3 महीने ले हो गए हैं, पेपर लेके भूल गए, कराची में है शारा फैसल पे उनका भी इंस्टीट्यूट जो है ICSP जो है। हाँ, तो रिजल्ट नहीं बता रहे वो। अगर कोई है साइन तो उन्हें कहें कि रिजल्ट बताएं हमारे उस्ताद का। और रिजल्ट क्यों रोक के बैठे हुए हैं, ताकि हम यहाँ पे ऐड कर दें ना कि हमने ये भी किया हुआ है। अभी तो रेट कर लेना।
हाँ अभी ये कर देना है, चलो इंशाल्लाह आ जाएगा। इंशाल्लाह, क्योंकि आई एम प्रीटी होपफुल कि वो हो जाएगा। तो अप्रोप्रिएट ऑफिसर जो होता है कि कोई भी ऐसा ऑफिसर एफबीआर का जिसको बोर्ड अथराइज कर देता है तो वो अप्रोप्रिएट ऑफिसर होता है। अभी ये बोर्ड का वर्ड जब भी आएगा सेल टैक्स एक्ट में तो बोर्ड का समझा जाएगा फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है। इसके अलावा बोर्ड जो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पंजाब का है वो नहीं समझा जाएगा। इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड लाहौर का, ये जामशोरों का, ये वो नहीं समझा जाएगा। जब भी वर्ड बोर्ड का आएगा समझा जाएगा एफबीआर की बात होगी। ठीक है, इसके बाद आ जाता है जी नेक्स्ट है एरियर्स। एरियर्स क्या होते हैं? बकाया जात। लाइक आप अपने बिजली का बिल खोलते हो तो उसमें करंट बिल आ रहा होता है, पीछे एंड पे एक लगा दिया जाता है एरियर्स। या आपको पिछले जो ज़्यादा आपके ड्यू थे आपने नहीं दिया, वो आपके एरियर्स। ठीक है, एरियर्स के बाद आ जाता है एक बहुत तगड़ी डेफिनेशन है और वो करना मुश्किल है इस टाइम में, वो नहीं हो पाएगी हमारे पास, 5 मिनट है। एरियर्स पता हम्म, एरियर्स समझ लिया एरियर्स, एरियर्स कहते हैं एरियल इस तरह करके करते हैं इसी तरह एरियर्स होते हैं। एरियर्स, एरियर्स यही होता है कि आपने पैसे देने हैं गवर्नमेंट को सेल टैक्स के, ठीक है, लेकिन क्या हो रहा है कि आपने नहीं दिए, ड्यू था देना, आपने नहीं दिए, तो वो क्या कहलाएंगे? एरियर्स कहलाएंगे। इसी तरह बिजली का बिल आता है, एक महीने आप बिल नहीं देते, नहीं देते ना, अगले महीने एक और बिल आ जाता है, आता है। तो एक तो अगले महीने का बिल होता है और एक पिछले महीने का होता है। जो पिछले महीने का बिल होता है उसके साथ हेडिंग क्या दी होती है? एरियर्स। हाँ हाँ, एरियर बेसिकली टैक्स ड्यू है जो कि आपका बन गया है कि आपने देना और आप नहीं दे रहे। इस्टेब्लिश है कि आपने देना है, वो आप नहीं दिया, टैक्स ड्यू है। ड्यू क्या है कि आपने देना है तो आप नहीं दे रहे, तो वो एरियर्स है। चलो अच्छा, तो यार इट इज़ अबाउट 10 o'clock। मैं अब आपको बता देता हूँ कि आपने करना क्या है ताकि मैं 5 मिनट उसमें दे दूँ। आप करने क्या जा रहे हो? आप करने जा रहे हो, अच्छा अगर आपसे कोई रब्ता करे ना कि यार आप सर की क्लास ले रहे हो तो प्लीज़ हम पे मेहरबानी करो, शफकत करो, उस आपने प्लीज़ यही कहना कि सर से बात कर लो, वो कर लेंगे मेहरबानी। ठीक है, आपने ये ज़रूर कहना। और दूसरा ये है कि आपने ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ, जो आपको सिर्फ आज मैंने बेसिकली टच किया है कि आप लोगों की पहली क्लास है, आपको एक पूरा ब्रॉड ओवरव्यू दे दूँ कि हमने करना क्या है, हमने कैसे करना है, और फिर एक तरफ से हमने स्टार्ट ले लिया। इसी की वीडियो मैं आपके ग्रुप में शेयर कर दूँगा। यही सेक्शंस की वीडियो जो हम पढ़ने जा रहे हैं ये मैं आपके ग्रुप में करूँगा शेयर। ठीक है, सेल टैक्स एक्ट की डेफिनेशन से रिलेटेड। तो आप प्लीज़ वही बात कि हमने पूरा कवर करना है। तो आप लोग जो रिकॉर्डेड प्लस फिजिकल हम दोनों को लेके चलेंगे। तो आपने ये जो मैं शेयर करूँगा आपने फर्स्ट प्रायोरिटी पे उसे सुन लेना है, देख लेना है। जो मैं आपको शेयर करूँगा वीडियोस उनको आपने तसल्ला के साथ देखना है, क्वेश्चन नोट कर लेने हैं, जो भी आपके क्वेश्चन होंगे मुझसे पूछ लेना। जो मैं शेयर कर दूंगा वो मैं पढ़ाऊंगा नहीं, मैं उसके क्वेश्चन सेटल कर दूंगा। ठीक है, आपके माइंड में जो आएगा, लेकिन सिरे से लेकर हम नहीं चलेंगे। ठीक है, आपके पास मौजूद है, आप उसको तसल्ला से सुने घर बैठ के और फिर क्वेश्चन को नोट कर लें। और प्लीज़ एक बात यार कि क्वेश्चन क्लास के शुरू होने से 30 मिनट पहले आप सेंड करेंगे। आप अपने क्वेश्चन को नोट करें। क्लास लेट्स सपोज हमारी 8 बजे स्टार्ट हो रही है, आप 7:30 के ऊपर मुझे मैसेज कर दें। ये नहीं होगा कि आपका दिल किया रात को आप कहीं बाहर गए हुए, अभी आप यहाँ से छुट्टी करेंगे, बैठ के वेट कर रहे होंगे, जो हॉस्टल वाले हैं उनके साथ निकलें, खाना शाना खाएं सारा कुछ, और वहाँ पे हो सकता है आप मूवी भी देख लें। 12:30 को आए, आपने या सर ने कहा था पढ़ के नहीं के बगैर सोना नहीं है, आप पढ़ने बैठ से आपने पढ़ाई शुरू की, 1:30 पे जब वो चला, जब लेक्चर सामने आया सुन रहे हैं, उस वक्त एक पॉइंट आ गया, आपने फोन उठाया, सर
सर मैं फंसा हुआ हूँ। सर क्या करे भाई, सर क्या करे, सर ने आपका साथ ठीक है, आप सर के स्टूडेंट हैं, लेकिन ये नहीं बताएंगे। ऐसे हुआ है सर, मैं पढ़ रहा हूँ, मेरा बड़ा शौक है, ये यहाँ पे रुक गया हूँ मैं, बच्चे भी उठ गए हैं कि ये हो क्या रहा है। तो ये अभी एक्सपीरियंस हुए हैं मुझे, तो इसलिए मैंने कहा कि ये चीज़ें पहले हम आपस में सेटल कर लें कि ये टाइम लेगा कि इस टाइम के अंदर आप लोग अपने क्वेश्चन को सेटल करें, और जो इधर आए हैं वो इस टाइम पे भी नहीं करें, वो क्लास के बाद में कर लें, क्लास हो। और इस तरह हम क्लास के दौरान क्वेश्चन नहीं किया करेंगे, हम आप नोट किया करेंगे, क्योंकि एक तरह से शुरू होकर मैंने एंड तक आना है, ठीक है। तो आप लोग नोट करें और क्लास एंड हो तो अपने क्वेश्चन पुट करें, सही है। तो टिल नाउ जी, आज फर्स्ट डे है, तो जो भी मैं आपके इधर शेयर करूंगा मैं नोट कर लूँगा, और आप लोग उसको आप जो है ना उसको ज़रूर देखेंगे। अब मैं बैठता हूँ, और जो स्टूडेंट्स हैं जूम पे, उनको आज पहला दिन है तो उनकी बात सुन लेते हैं। कल आप लोगों की क्लास नहीं होगी। हाँ, 12 रबीउल अव्वल भी अल्हम्दुलिल्लाह है, कल पूरा दिन ईद मनाई, लेकिन इन लोगों की क्लास है कल। बैच 1 और बैच 2 का मैं ना एक बड़ा सेशन करके ना, जैसे मैंने कहा कि इनकी चीज़ें, इनको हम चाह रहे हैं कि ये अलविदा हो, कि यार अब देह वाले इनको करना चाह रहे हैं, ठीक है। और लेकिन इनको जो है, जी जी, जिसको कोई क्वेश्चन है प्लीज़ हैंड रेज करें, हम उसको अनम्यूट कर देते हैं। प्लीज़ जिसको क्वेश्चन है वो अपना हैंड रेज करे, हम उसको अनम्यूट करते हैं, और वो अपनी बात जो है वो हमसे पूछ ले। जी प्लीज़ पूछिएगा, मैं आपको कह रहा हूँ आस्क टू अनम्यूट, तो आप अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप। आई एम आस्किंग यू टू अनम्यूट। जी मोहम्मद ईशान खालिद प्लीज़। ईशान साहब, ईशान साहब आपकी आवाज़ नहीं आ रही है हमें। कहाँ से? नहीं नहीं आती है, इसी तरह आती है। नहीं हैंड-फ्री, ये स्पीकर में लगा भी है, फिर भी आवाज़ आती है। चलिए इस तरह निकाल देते हैं। चलें जी, ज़ीशान साहब बोलिएगा प्लीज़। ज़ीशान साहब बोलें। ओहो, ज़ीशान साहब सॉरी, यहाँ से जो है ना, आप प्लीज़ बोलिएगा। हाँ, यू आर वेरी क्लियर यार। बारे में आपने डेफिनेशन बताई, वो ज़रा क्लियर कर दो, इंटरनेट का मसला हो गया था ज़रा। हाँ हाँ, दोबारा पूछना किसके बारे में आप कह रहे हैं? एक्साइजेबल गुड्स। हाँ 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 हाँ, देखो 1981 उस वक्त तक जो सेल टैक्स लगता था वो दैट वाज टोटली ओनली ऑन एक्साइज गुड्स। 1981 में हमने कहा कि एक्साइज एंड नॉन एक्साइजेबल दो तरह की फिर हो सकती है, कोई भी चीज़ हो, या ये वाली नहीं। तो ये एक्साइज एंड नॉन एक्साइज पे आ गए। एक्साइजेबल गुड्स का बेसिकली कॉन्सेप्ट ऐसा है कि जिस चीज़ की गवर्नमेंट कंजम्पशन करना चाहती है उसको एक्साइजेबल गुड्स कह दिया जाता है, ठीक है जी। अच्छा, ये भी थोड़ा सा बता रहे, मैंने मैसेज किया था शायद आपके साथ, इंग्लिश के बारे में भी थोड़ा सा बता रहे कि ताले वो भी साथ साथ। इंग्लिश तो मैंने कहा है कि आप लोग तैयारी स्टार्ट करें, उसको मिस ना करें, वो आप लोगों ने करना है। और अगर मुझे कहोगे तो मैं जब टाइम मिलेगा तो मैं आप लोगों को कोई वेबसाइट रिकमेंड कर दूंगा, कोई चीज़ें सेंड कर दूंगा, ये कर सकता हूँ मैं, ठीक है जी। आपका कोई और क्वेश्चन? मैं आपको म्यूट कर रहा हूँ। सैयद अवैस प्लीज आस्क द क्वेश्चन। अस्सलामुअलैकुम सर। वालेकुम सलाम जी। सर मेरी आवाज़ आपको क्लियर आ रही है? हाँ, यू आर वेरी वेरी गुड ऑडिबल टू अस। सर जैसा कि आपने अपने पूरे लेक्चर में इस चीज़ को
रिमाइंड करते रहे हैं कि मतलब अब जो बैच स्टार्ट हुआ है इसके पास टाइम काफ़ी शॉर्ट है और अब इसको मतलब डबल एक्शन या उससे भी डबल एक्शन के साथ जरा में साथ साथ मिला के आपको चलना है, यानी कि ज़्यादा एफर्ट लगानी पड़े। तो सर आपने कमेंट किए हैं तो अभी साथ कुछ मवाद ऐसा शेयर करते हैं कि जिसके ऊपर हम ना रट्टे पे थोड़ा फोकस कर लें ताकि पेपर को हम कम से कम जो है ना वो पास कर सकें। तो बाकी इंटरव्यू आप बड़ा अच्छा प्रिपेयर करवा रहे हैं आपके लेक्चर से पहले मैंने तो काफ़ी हेल्पफुल साबित हुए थे। तो अगर वो सर थोड़े से टाइम में अगर आप कमेंट कर दें मवाद जिसको हम रट्टा मार रहे हैं देखो, हाँ, I got your point. हाँ, second the rest, I got your point. So point is this: we have only 131 pages, 132 pages. These are these are 132 pages. अगर मैं आपको कहूँ ना कि आप कॉन्सेप्चुअली इसे पढ़ लो और अगर आप बंदे बन के पढ़ो, आप इसे बंदा वो जो कि कुछ अचीव करना चाहता है तो 3 दिन लगातार बैठे रहो ना तो आप इसके अंदर से गुजर जाते हो। और अगर ये आप लोगों में से कोई एक ऐसा स्टूडेंट जो उठे और कहे कि सर मैं इसकी स्नैप पिक्चर्स बनाता हूँ, ठीक है, कैम स्कैन करता हूँ और मैं शेयर कर देता हूँ, तो इन 132 पेजेस को मैंने हर पेज के ऊपर से 4-4, 5-5 मैंने निशान लगाए हुए हैं। तो आप ये 2 दिन में कर सकते हो, फिर 3 दिन में आप इजीली कर लोगे इसे। ये सारे के सारा सेल टैक्स है, इससे आगे सेल टैक्स नहीं है। सेल टैक्स इज ऑल अबाउट ओनली 132 पेजेस और 132 पेजेस को अगर आप देखो, आप कर लो, देखिए मैं एक आप घड़ी को देख लो और पेज सामने रख लो कि और पढ़ना शुरू कर दो कि मैं 10 मिनट में 15 मिनट में एक पेज पढ़ रहा हूँ, ठीक। 1 घंटे में 4 पेजेस, 2 घंटे में 8 पेजेस, 3 घंटे में 24 पेजेस। लो जी, ये तो मुझे लग रहा है कि आप एक दिन में पढ़ेंगे। हाँ, तो देखो इसको आप देखो, पढ़ते जाओ यार, जितना समझ आ रहा है उतना रिटेन करते जाओ, आगे बढ़ते जाओ, ठीक है। गो थ्रू तो करो 4-5 दिन में, 6 दिन में गो थ्रू करो, बैठ के पढ़ो और जो मैंने हाईलाइट किया हुआ उसको लेके पढ़ो, ठीक है। तो मैं ये एमसीक्यूज हम जी आप इनपुट दें। सर ये जो बुक्स आपके पास है इसके आप स्क्रीनशॉट शेयर करेंगे सर? मैं आपको ज़रूर कहता हूँ कि देखो आप लोग ना इसका प्रिंट निकाल लो, ठीक है, क्योंकि इस पर मैंने मेहनत की हुई है। मैंने मेहनत करके एक पेज के ऊपर कुछ पॉइंट आइडेंटिफाई किए जो पेपर में आते हैं, क्योंकि उसके अलावा और क्या वो पूछेगा, सेल टैक्स एक्ट ही पूछेगा, और सेल टैक्स में जो जितने भी सेक्शन है उन्हीं को पूछेगा ना, और कहाँ से पूछेगा। जब उसने कहा मैं सेल टैक्स में पूछूंगा तो सेल टैक्स में पूछेगा, तो सेल टैक्स में हमने पढ़ लिए और हाईलाइट भी कर लिया, तो आप इसको करो। और मैं ये कहता हूँ अपनी किताबें जरूर हो यार, अगर आपने इसको इसको जनाब ये इधर बैठे हैं, ये आ जाए कोई एक बंदा और इसको ले और इधर बैठ के इसको कैम स्कैन करे, कैम स्कैन करके सेंड कर ले, ठीक है। अभी नहीं कर लेते हैं, हाँ चलो ठीक हो गया ये। और जो इनकम टैक्स का है वो तो हमने ऑलरेडी ऑलमोस्ट अलहमदुलिल्लाह किया हुआ है, ठीक है, तो वो हम आपको फौरन शेयर कर देंगे। वो ऑलरेडी हम ये नवाज बहुत मेहनत की हुई है और क्वेश्चन जितने भी हैं इन्होंने वो बना के, और तकरीबन 1000 से ऊपर तो चला गया क्वेश्चन, 1000 से ज़्यादा MCQs हुए जो कि हमने खुद बनाए हुए हैं, वो हमने बनाए हुए हैं। तो हमने खुद क्या मतलब जितनी किताबें हैं उनसे भी उठाया, कुछ आपने भी, ठीक है, और सारी की सारी किताबें सॉफ्ट में पड़ी हुई हैं, तो वो आप लोगों को शेयर कर देते हैं आपके ग्रुप में, आप उनको यूज़ करें और जो बुक्स मैं रिकमेंड कर रहा हूँ ये परचेज करें। चलिए जी सर, थैंक यू, यू आर वेलकम जी, यू आर वेलकम। अच्छा, आप अपने आप को म्यूट कर लें जी, हमारे नेक्स्ट स्टूडेंट को ताकि परमिट करें। जी बेटा समरीन ताहिर,
जी अस्सलाम सर। वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम जी। सर वैसे मेरा पॉइंट क्लियर हो गया। मैं यही कहना चाह रही थी कि अगर कोई स्कैम से हम लोगों को पीडीएफ फाइल बना दें और ग्रुप में शेयर कर दें तो हम उसको प्रिंट आउट करवा लें। और क्योंकि मेरे पास डोगर ब्रदर्स की बुक थी, आज मैं आपका लेक्चर जो है उसके साथ साथ टैली कर रही थी, लेकिन अगर आप इसको रिकमेंड करते हैं तो हम ये पेजेस प्रिंट आउट करवा सकते हैं, तो मैं कन्वीनियंट हो जाएगा। अगर जो क्लास में या फैसिलिटी क्लास ले रहे हैं वो स्टूडेंट्स कैंप के थ्रू हम लोगों को पीडीएफ फाइल सेंड कर दें। ओके बेटा, वी ट्राई फॉर दैट। इट वाज द ओनली पॉइंट जी। ठीक है, आपका पॉइंट आ गए लेते हो जी फिर ये। जी सर। चलो आप इधर ये करो और इधर बैठ के सल्ला से करो, मैं रिटर्न फाइल कर दूँ इधर बैठ के ये काम कर। ठीक है, चलें जी, ये आ रहा है जी आपके पास इंशाल्लाह। नेक्स्ट इज, आपका तो नाम भी नहीं है, ILJT32 पता नहीं क्या क्या कुछ नाम रखे हुए हैं, ये तो कुछ चाइना से लग रहे हैं भाई। चलें जी बात करें। चाइना भाई आपका नाम नहीं हमें पता, लेकिन हम आपको अनम्यूट कर रहे हैं, प्लीज अनम्यूट करें अपने आप को। समरीन आप अपना हैंड नीचे कर लो। सॉरी, चलें करें अपने आप को अनम्यूट जी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम बेटा। सर इरफान बात कर रहा हूँ मैं ओकाड़ा से। हाँ इरफान, थैंक यू वेरी मच यार। ये अपना नाम भी प्लीज जूम पे ना इरफान रख लें। जी सर, ये मैं एडिट कर लेता हूँ। वैसे मैं आज जो लेट ज्वाइन किया था, ऑफिस से लेट आया था। नो प्रॉब्लम बेटा, नो प्रॉब्लम। सर सिलेबस की वजह से परेशान था। मैंने आपका जो फर्स्ट सेशन है बैच है वो ज्वाइन करना चाह रहा था, लेकिन मैं वर्किंग डेज में था, नहीं कर सका। फिर वीकेंड पे आ गया, सैटरडे को मैं ज्वाइन नहीं कर सकता था, मेरा वो ऑफिस होता है जो ऑफिस में की है। तो अब ये थर्ड किया, परेशान हो सर, टाइम हमारे पास थोड़ा नहीं है। सिलेबस क्या समझते हैं आप, वो ये हम कर सकेंगे सर? इंशाल्लाह जी, हम मुख्तलिफ तरीकों से करेंगे और अल्लाह के फजल से करेंगे। जी सर, बस ठीक है। ये मुझे पूछना था, चलो। इसी चीज़ को लेकर परेशान। चलिए इंशाल्लाह परेशान नहीं होना, हिम्मत करनी है, जितना टाइम है उसको यूटिलाइज करना है, जितना मैक्सिमम यूटिलाइज कर सकते हैं, बाकी फिर उससे आगे तो नहीं हम जा सकते ना। ठीक है, तो हाँ थैंक यू वेरी मच। अच्छा जी, आप सबका बहुत शुक्रिया कि वंस अगेन आई एम ग्रेटफुल टू यू पीपल कि आप लोगों ने हमें आपने ऑप्ट किया, और इतनी बड़ी तादाद में जो आप लोगों ने ज्वाइन किया, तो इंशाल्लाह हम इसको आगे लेके बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करें। डे बाय डे इन लोगों को तो बेचारों को काफ़ी चीज़ें फेस करना पड़ी हैं और आप तो स्ट्रीम लाइन हो गई हैं, तो आप लोग उसमें शामिल हुए। तो इंशाल्लाह सी यू ऑन डे आफ्टर टुमारो ऑन वेडनेसडे सी यू। और प्लीज़ ग्रुप को ज़रूर पढ़ते रहा करें, जिस ग्रुप को हमें आपको ऐड किया गया है, कि अब जैसे टाइम शॉर्ट है तो हम बैच ए और बैच 3 में भी इनको इकट्ठा करके, और अगर इकट्ठा ना होगा तो हम आपको इंटीमेट करते रहेंगे। सही, तो आप लोग क्लास में जो ADC बनाया है, अकाउंटेंसी ट्रेनिंग सेंटर ग्रुप 3 है, उसको टाइमली आप लोग देखते रहा करें, ताकि आप जो भी इंस्ट्रक्शन है आप तक पहुंच सके। सो वंस अगेन थैंक यू वेरी मच। लेट्स एंड दी क्लास और सी यू ऑन वेडनेसडे। जो स्टूडेंट रह गए इसको कर लें, इसको भी कर दो यार, जिन्होंने फॉर्म नहीं जमा करवाया वो फॉर्म